दोस्तों ये वीडियो सुनने के लिए एक बार ईयरफोन लगा लेना बस। सर 5 में करा दीजिए अगर हो जाए। बात तो नहीं मानेंगे यार। हाँ सर, एक बार कप्तान साहब से कह के देखिए आप सर। मैं तो खुद मैं पैर पकड़ लूंगा सर उनका। आप क्या सोच रहे कि मैंने कहा नहीं होगा? सर मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी बीवी का सारा जेवर बेच डाला। मैं इस समय इतना परेशान हूं सर कि मैं आपको बता नहीं सकता सर। तो हम दोनों को बचाने के लिए अपर साहब मुझसे नाराज हो गए। कितने लाए हो? मैं सर 5 लाख लाया हूँ, बाकी सर देख लो अगर हो जाए। मैं फिर मुझे थोड़ा सा ना 1 मिनट लूज हैं सर, थोड़े लूज हैं। एक बार हाथ लगवा लेते आप सर, देख लीजिए। सर मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, मुझे माफी दिलवा दो। मैं इसमें अगर हो जाए तो इसमें करवा दो। मैं बात करता हूँ। दोस्तों इसी वीडियो के वायरल होने के बाद में डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा को डिमोशन करके दरोगा बना दिया गया। इतने प्रूफ मिलने के बाद भी मतलब दरोगा बनाया गया। इनका ऐसा नहीं था कि बोरिया बिस्तरा बांध के घर को चलता कर देना चाहिए था, और ये ऐसे एग्जाम्पल सेट होते तो आगे इस तरह की हरकतें नहीं होती सोसाइटी के अंदर में। इसीलिए यूपीएससी के द्वारा एथिक्स का पेपर ऐड किया गया ताकि ऐसी कोई भी हरकतें देखने को मिले तो उसको रोका जा सके। तो ये काफ़ी एक शानदार उदाहरण आप लोग बोल सकते हो उसको, एक करप्शन का एक उन्हें कहते हैं कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी किस तरीके से हो सकती है। तो ये चक्कर आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप लोगों के सामने इसलिए रखी जाती है ताकि फ्यूचर में आप लोगों के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना न घटे और आप लोग थोड़ा सतर्क रहो इस तरीके की चीज़ों से और अपना ध्यान रखो। बाकी ये और भी एक्स्ट्रा वीडियो देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को डिटेलें मिल जाती हैं कोई भी ऐसी वीडियो होती है तो। ओके, हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो दोस्तों आज है 14 नवंबर और आज है मंडे, और मंडे में खासकर जब सप्ताह स्टार्ट हो रहा हो तो आप लोगों का जोश है वो पूरा हाई रहना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस में बहुत शानदार आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूँ जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। ये वो आर्टिकल होंगे जो कि आप लोगों को बेसिक करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराएंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस भी कराएंगे काफ़ी शानदार लेवल की, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग बैठो तो आप लोग वहाँ पर कंफर्टेबल फील कर सको। और कल मज़ा आया कि नहीं आया, पहले तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखना, और बाकी कल मज़ा आया कि नहीं आया ये बता दो एक बार। भाई साहब जो ट्रोल किया है मतलब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की टीम को, इसकी कुछ हद नहीं है। पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड से हार चुकी है। यहाँ पर इतना हार जो है, हार जीत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि कौन जीता, पाकिस्तान या इंग्लैंड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सीधा पाकिस्तान और इंडिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ऐसे ऐसे मीम्स आए ना निकल कर, मतलब आप लोग ना हंसते हंसते पेट पक जाएंगे आप लोग के। और ये सही भी है कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें होना। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर इंडिया हारा था उस टाइम पर यहाँ पर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन तक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही थी। और फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर लोग तो बल्कि ये भी बोल रहे हैं कि यूके जीता है तो अपने ही घर का आदमी जीत गया। क्यों? क्योंकि यूके में पता है आप लोगों को आज के में जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो इंडियन मूल के हैं। नाम बताइए जरा उनका क्या है, देखता हूँ कौन कौन नाम बताता है। तो बाकी तो यार ये तो सब चलता रहता है, हार जीत तो देखिए लाइफ का पार्ट है। मैंने आप लोगों के साथ में एक सचिन तेंदुलकर जी का ट्वीट भी शेयर किया था, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो याद रखिएगा, इसका आगाज किया गया था T20 वर्ल्ड कप का 2007 में, और उस आगाज में जो विजेता थे वो थे हम, ठीक है। और उस टाइम पर हमने पाकिस्तान को हराया था, तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी बात थी उस टाइम पर भी, मतलब बहुत ज़्यादा हाउल्ला हुआ था। फिर उसके बाद में जो विजेता हुआ फिर पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंग्लैंड हो गया, फिर यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ हो गया, फिर श्रीलंका हो गया। यहाँ पर भी हमारा फाइनल जो है हाथों से निकल गया जरा जरा सा। फिर इसके साथ में ये 2016 में इंडिया के अंदर में हुआ, कोलकाता के अंदर में। उस टाइम पर वेस्ट इंडीज़ जीत गया और इंग्लैंड हार गया। फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर यहाँ पर बेसिकली अब फिलहाल इंग्लैंड जीता और पाकिस्तान हार गया। यानी कि एक बार इंडिया और एक बार पाकिस्तान जीते हैं, और एक बार इंडिया और एक बार पाकिस्तान जो है यहाँ पर फाइनल में हारे हैं। तो दोनों का खिताब जो है लगभग इक्वल चल रहा है यहाँ पर लेकिन इंग्लैंड जो है वो अकेली टीम ऐसी बन गई है जिसने T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2 बार जीत लिया है। अब की बार 2022 में इसका 8वां संस्करण था और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा था, ठीक है, जो कि मेलबर्न बेसिकली इसका क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर। नेक्स्ट जो होने वाला है यहाँ पर 2024 में ये वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर में होगा। फिर 2026 में इंडिया और श्रीलंका के अंदर होगा, 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होगा, और 2030 में यूके और आयरलैंड के अंदर होगा, ठीक है। तो ये आगे के लिए आप लोगों को बता दें, तो वनडे टाइप में कोई क्वेश्चन बन जाए छोटा मोटा तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। वैसे आप लोग किसको चाह रहे थे? हम तो बाहर निकल गए थे। किसको चाह रहे थे कि हमारा बच्चा जीते कि हम जीते, यानी कि पाकिस्तान जीते कि हम जीते? किसको आप लोग चाह रहे थे? सही सही बता।
अपने मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हो जाती हैं यार। चलिए जो भी है, बाकी वीडियो बड़े शानदार तरीके से देखिएगा। ये तो एक ऐसी न्यूज़ है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बाकी आज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को बताना कौन है, इनके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, खासकर आज के दिन तो जरूर होना चाहिए। वो क्यों, वो मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा। 2 इंपॉर्टेंट डे आप लोगों से डिस्कस करूंगा जिसके बारे में हम लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी और बड़ी ही प्यारी सी बात बोली गई है। बोला गया जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, कई सारे लोगों को लगता है यार कब तक पढ़ना पड़ेगा। अभी भी देखा होगा स्कूल में रहता है कि यार किसी तरीके से बस कॉलेज में पहुंचो ऐसा मजा आ जाएगा। कॉलेज में रहता है पढ़ाई खत्म हो बस जॉब करें मजा आ जाएगा, और जब जॉब करने स्टार्ट करते हैं ओ भाई साहब क्या मजा आता है। यानी कि मजा आप लोगों को कहीं नहीं आने वाला है अगर खुद से आप लोगों ने मजा लेना सीखा नहीं है। यानी कि अगर आप लोगों ने अपने काम को एंजॉय करना नहीं स्टार्ट किया है, चाहे वो पढ़ाई थी, चाहे वो आगे चलकर जॉब है, चाहे वो आज कोई भी लाइफ है। जब बच्चे होते हैं तो बड़े हो जाते हैं तो याद करते हैं बचपन को, यार बचपन कितना अच्छा था। जब बचपन चला जाता है तो याद करते हैं एक तरीके से थोड़े से और बड़े हो गए जवानी को, यार जवानी कितनी अच्छी थी। बुढ़ापे में यार हम तो बूढ़े हो गए। हर एक फेज नेचुरल है, बचपन भी था, बड़े भी हो गए और बूढ़े भी हो गए, और ये ऐसे ही चलने वाली है जिंदगी। आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको बस इंजॉय कर सकते हो और लेकर दुखी हो सकते हो। 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, अब आप लोगों ने चूज कर लेना है कि आप लोगों ने कौन सा चूज करना है, क्योंकि ये सारी चीजें नेचुरल हैं यार। इंसान आया है वो जाएगा ही जाएगा। आप लोग देखो, आप लोग बाबा परदादा चले गए सारे, ठीक है, एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। सबको जाना है, कोई यहाँ पर स्थिर नहीं है। तो जितनी जल्दी ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतना ही ज़्यादा आप लोग अपने आप को टारगेट ओरिएंटेड बना पाओगे कि यहाँ पर आए हो तो एक शानदार पारी खेल कर जाओ, ताकि मैच खत्म होने के बाद में, यानी कि जब हम लोग धरती से चले जाएं तब भी हमारी वाही वाह होती रहे कि हाँ यार वो इंसान आया था, ऐसे जीत कर गया भाई साहब, ऐसे खेल कर गया, मतलब जब तक राना बंदा मतलब शानदार तरीके से खेला है। ये वाला जिंदगी में क्रेज होना चाहिए, ठीक है। तब आप लोग देखो जीतने में और खेलने में कितना मजा आता है, एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होगा, ठीक है। तो बोला गया कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इसी दर्द को झेलते रहोगे तो कल यही दर्द जो है आप लोगों को सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यही दर्द जो है आप लोगों को सबसे बड़ी तरक्की देगा। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब भी मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूं कुछ चीजें, यानी कि पीडीएफ वगैरह, उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा रहता है कि सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने का मन नहीं करता है। सुबह उठना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, या फिर पढ़ना हो गया, आंसर राइटिंग करना हो गया, तो ये वो चीजें हैं जिनको इंसान का करने का मन नहीं करता है, तो इसलिए बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों के लिए, जो कि बोल रहे थे बच्चे सर वीडियो कहाँ पर है तो टेलीग्राम पर। जो भी मुझे ऐसी वीडियो लगती है, मतलब जो इसमें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर नहीं दिखा पाता हूँ, वो टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं देखना चाहते हैं, कुछ एक्सट्रीम हो जाती हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 3 टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर पीडीएफ मिल जाती है, ये पहला है। इसी के साथ में दूसरे टेलीग्राम पर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, काफी शानदार तरीके से, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको आप लोग कर सकते हैं। आप भी एक दूसरे के साथ में मिलकर जो है एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सकते हैं। और तीसरा है SLV पीडिया के नाम से, जहां पर आप लोगों को नोट्स वगैरह मिलते हैं और डेली एक आर्टिकल भी शेयर किया जाता है, जिससे पढ़कर आप लोग सही तरीके से जो है अपने आप को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिस भी की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे। बाकी इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दो। पहले सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या, एक तरीके से सेलिब्रेशन वर्ड यूज करना सही नहीं होगा, यहाँ पर बोला जाए कि अवेयर कराने के लिए यहाँ पर ये जो डे है ये लोगों तक पहुंचाया जाता है, मतलब कि अवेयरनेस की बात यहाँ पर की जाती है। डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, बहुत सारी ये ऐसी बीमारी हैं आज की डेट में जो कि हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से है, यानी कि हम कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, कितना टेंशन लेते हैं, कितना इरिटेट होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसकी वजह से सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, येस या फिर नो। डेली अपनी एक्सरसाइज का टाइम नोट किया करो और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि आज कितने टाइम एक्सरसाइज किए। उस एक्सरसाइज में आप लोगों की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, यानी कि कार्डियो वगैरह वाला पोर्शन होना चाहिए। इसी के साथ में थोड़ा सा योगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे 2 कम से कम आप लोगों के यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए, अगर रियलिटी में आप लोग अपने आप को एक तरीके से स्वस्थ शरीर में रखना चाहते हो। अक्सर ऐसा होता है यार, लोग ना पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ बर्बाद कर देते हैं और फिर वही पैसा लगा लगा कर उसी हेल्थ को ठीक करते हैं जिंदगी भर। तो क्यों ना अभी से ही आप लोग ये चीजें ध्यान रखो, इससे पहले कि उन्हें कहता है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, इससे पहले कि अभी से ही आप लोग इन चीजों पर फोकस करना स्टार्ट कर दो।
ये डे भी आप लोगों को यही बताते हैं कि लोग जो है अवेयर रहे कि डायबिटीज़ की बीमारी, मीठा मुझे बहुत पसंद है। सोचो मेरे जैसे इंसान को एक तरीके से कोई ऐसी बीमारी लगे तो मेरी तो ज़िंदगी वीरानी हो जाएगी यार मैं कैसे मीठा खा पाऊंगा। रियलिटी है ये, जिन लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है पर लेकिन वो क्या करते हैं, अक्सर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सोचो जब यहाँ पर मैं गाँव से स्कूल में, मतलब गाँव से जब बाहर जाया करता था अपना जो स्कूल में एक तरीके ट्यूशन वगैरह पढ़ने, गाँव में ही था वैसे तो स्कूल मेरा, पर लेकिन उस टाइम पर क्या होता था आप लोगों को देखने को मिलेगा साइकिल चलाया करते थे लगभग डेली 16 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर आना मेरे गांव से, जो मतलब जो छुट्टी पड़ती थी। तो उस टाइम पर कितना ही मीठा खा लो यार, कुछ ही कर लो, कुछ होने वाला है। तो अगर आप लोग अपने शौक पूरा करना चाहते हो ना, आप लोगों को लग रहा है तला भुना आप लोगों को पसंद है, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, पर अगर आप लोग हफ्ते में 15 दिन में एक बार खा रहे हो तो उसी लेवल की एक्सरसाइज कर डालो, यानी कि अपने शौक को पूरा करने के लिए उसका जुर्माना आप लोगों को भरना पड़ेगा। पर लेकिन लोग शौक तो पूरे करते रहते हैं, उसका जुर्माना नहीं भरते। तो यानी कि आज की अगर आप लोगों ने छुट्टी मार ली है, आज आप लोग काम नहीं कर पाए, तो उसका जुर्माना है कि अगले दिन लगकर आप लोग आज की भी चीजें जो हैं वो कवर करें। ये चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। इंसान क्या करता है, मजा तो ले लेता है, आज चलो सो लेते हैं, आज चलो खेल लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, पर इन रियलिटी जो वो इंजॉय कर रहा है उस इंजॉय के बदले में वो पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों को जिस दिन आप लोगों ने लगा लिया कि हाँ भाई साहब आज ना मुझे मजे करने हैं पर इसकी पेमेंट मुझे करनी है, ये छूटेगा नहीं। आप लोगों को हरा नहीं सकता इस दुनिया में। आप लोगों को किसी और के लिए बेसिकली यहाँ पर जवाबदेही रखनी ही नहीं है, ये आप लोगों को अपने लिए जवाबदेही रखनी है। और जिस दिन आप लोगों ने अपने लिए जवाबदेही रखनी स्टार्ट कर दी, आप अपना ग्राफ देखना जिंदगी का ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पर थीम बोला गया है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। बहुत सारे लोगों को तो केयर ही नहीं मिल पाती है, उसके ऊपर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये जरूरी है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और खासकर ऐसी चीजें करिए जिससे आप लोग का हेल्दी जो है माहौल बना रहे और जिंदगी को अच्छे से जी कर जाओ। बीमार शरीर जो है वो सबसे खतरनाक चीज होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। आगे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 14 नवंबर को इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। तो बच्चों के साथ में जो कनेक्टिविटी थी उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर नेशनल चिल्ड्रंस डे जो है वो 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बच्चों के अधिकारों के बारे में बात की जाती है, यानी कि बच्चों का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए। आप लोगों को पता है ऑलरेडी हमारे संविधान में भी आर्टिकल 24 आप लोग अगर देखोगे तो वो चाइल्ड लेबर को रोकने का काम करता है, ठीक है। आर्टिकल 21A के अंदर में आप लोगों को पता है राइट टू एजुकेशन यहां पर डाला गया है, बेसिकली किसके लिए, बच्चों के लिए। तो ये कौन से संविधान संशोधन से डाला गया है ये आप लोगों को बताना है, बहुत बार मैंने पढ़ाया आप लोगों को। और ये 2 जगह चेंज नहीं किया गया, ये कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, इवन DPSP में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फंडामेंटल राइट आप लोग देखो, इसी के साथ में फंडामेंटल ड्यूटी देखो, बहुत सारी जगह चीजें इस तरीके से रखी गई हैं ताकि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के साथ साथ में गवर्नमेंट जो है वो भी अपना काम करे, ठीक है। तो ये बच्चे के अधिकार के बारे में और बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी फोकस देने की काफी जरूरत है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बताना आज का शेड्यूल बना लिया आप लोगों ने कि आज का शेड्यूल क्या होने वाला है, आज का दिन कैसे आप लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। अगर हाँ तो बताना और अगर ना तो बताना, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो ये जो दिन है उस तरीके से आप लोग नहीं निचोड़ पाओगे जैसा आप लोगों को ये दिन निचोड़ना चाहिए। आप लोग बस ऊपर ऊपर से करके निकल जाओगे। तो ये जरूरी है कि उन चीज़ों को ढंग से करना है, तो इतना तो फोकस आप लोगों को यार करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक सजेशन रहता है कि डेली टू डू लिस्ट बनाओ और फिर अगले दिन देखना कितना शानदार मजा आप लोगों को आने वाला है। और इस लेक्चर के लिए फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है, अच्छा बुरा नमकीन खट्टा पानी, जैसा भी आप लोगों को लगता है बता दिया करो। टू डू लिस्ट बनाने का मेरा मतलब है कि आप लोग लिखो कि आप लोग क्या करने वाले हो, और फिर आप लोग ये देखोगे कितने चीजों पर आप लोगों ने टिक लगाए हैं। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा इन रियलिटी आप लोगों ने कितना फॉलो किया है। मैं ये बोलता हूं कि अगर ये जो भी शेड्यूल आप लोगों ने बनाया, अगर इसका 70 से 80% अगर आप लोग डेली अचीव कर ले रहे हो तो आप लोग अपनी पीठ थपथपा लिया करो। मतलब अगर आप लोग 60% से भी ऊपर चले जा रहे हो ना तो आप लोग अपनी पीठ थपथपा लेना। इवन यूपीएससी में भी सिलेक्शन होने के लिए 60% से ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये ही कह रहा हूं कि 60 से ऊपर अगर आप लोग जा रहे हो तो अच्छी बात है, उसको उतना ही रखिए, उससे इंप्रूव करने की कोशिश करिए। इससे नीचे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डेली रेगुलरली जो शेड्यूल आप लोग बनाते हैं कोई 100% ऐसा है जो 100% फॉलो कर ले रहा है, तो वो तो भाई साहब बादशाह बनने वाला है इंसान। तो इसलिए याद रखो, इसलिए मैं कहता हूं लिखा करो, उससे क्या रहेगा आप लोगों को पता तो रहेगा कि आपने बोला क्या था, सोचा क्या था और अचीव क्या किया है। तो यहां से आप लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस डायरेक्शन में आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हो। तो ये है बेसिक बातें जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ जो कि मुझे पर्सनली लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, और ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। कल को चलकर आप लोग सिस्टम में बैठो या फिर वो तो एक अलग बात हो गई, आज की डेट में भी आप लोगों के आसपास में कई सारे बच्चे देखने को मिलेंगे, और सोसाइटी में आज की डेट में भी कितने सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्रीफाइस को लेकर, यानी कि लोगों को लेकर यहाँ पर जादू, काला टोना, ये सारा ब्लैक मैजिक आप लोगों ने देखा ना, इसके बारे में बात की जा रही है। काफी ज्यादा खतरनाक है यार। अभी हुआ क्या यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी कोई ऐसी दुर्घटना न घटे, इसलिए आप लोगों को ये चीजें अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए। और ये सारी चीजें एथिक्स के पोर्शन में भी आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, केस स्टडी बन जाती है, क्योंकि ऐसे केसेस अभी केरला के अंदर भी देखने को मिले और कई जगह देखने को मिले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुआ क्या अभी यहाँ पर 25 साल की एक महिला को अरेस्ट किया गया। वो एक बच्चे को यहाँ पर बेसिकली चोरी कर भाग रही थी, जो कि 2 महीने का बच्चा था। क्यों? क्योंकि उसको किसी इंसान ने, जो कि हरिद्वार में बैठा हुआ था, ये बोला था कि अगर किसी एक ऐसे बच्चे का आप अपहरण करके लेकर आओ और उस बच्चे की अगर बलि दो तो आपका जो फादर साहब है जिनकी डेथ हुई है उनको हम लोग जिंदा कर सकते हैं, यानी कि इनके फादर साहब की डेथ हो गई थी, उनको वापस लाया जा सकता है। ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। मतलब आप लोग सोचिए वो कांटेक्ट में कैसे है, तो उसने अपना पूरा जाल बिछाया। वो हॉस्पिटल में बेसिकली एनजीओ के थ्रू यहां पर गई कि एक एनजीओ वर्कर है जो कि बच्चों के लिए काम करते हैं, तो वो बेसिकली बच्चों के लिए काम करने के नाम पर एनजीओ के में गई और बोली कि बच्चों की देखरेख करते हैं, बच्चों की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करा देंगे। ये सारे लालच इनके द्वारा दिए गए। हालांकि माँ बाप ने मना किया, पर फिर भी वो जो है उनके पीछे पड़ी रही कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। हुआ क्या यहाँ पर, ये बच्चे को टहलाने के लिए कि हाँ बच्चों को थोड़ा सा बाहर की हवा दिखानी चाहिए, उसको बाहर लेके गई। इन्होंने थोड़ी सी चालाकी की माँ बाप ने, उन्होंने उसके साथ में अपनी एक छोटी सी भतीजी थी 2 साल की, उसको भेज दिया। तो उसने क्या किया, उस भतीजी को भी बेसिकली कुछ सुंगाया विंगाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसको बेहोश कर फेंक कर चले गई उस बच्चे को ले जाकर, और उसको हरिद्वार ले जाने वाली थी 1-2 दिन के अंदर में। तो तुरंत यहाँ पर पुलिस जो है वो मुस्तैदी में आई और इनको यहाँ पर पकड़ लिया गया। उस बच्चे की भी जान यहाँ पर बच गई। और फिर जब महिला से पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे, तो उसने बताया कि मुझे किसी ने बताया था कि ब्लैक मैजिक के थ्रू तुम्हारे फादर साहब को जो है वो जिंदा किया जा सकता है, इसलिए तुमको एक सेम जेंडर के बच्चे की एक बलि देनी पड़ेगी। तो ये है पूरा मामला। तो बच्चे की जो किडनैपिंग होती है आज के डेट में, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ देखने को मिल रही है। और एक बच्चे ने मुझे बोला भी था कि सर आपने एक वीडियो बोला था शेयर करने के लिए, वो वीडियो यार इतना खतरनाक है, मैं शेयर तो कर दूंगा उसको टेलीग्राम पर आप लोग देख कर ना अंदर से हैरान हो जाओगे। वीडियो के अंदर तो मैं उसको दिखा ही नहीं सकता, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को देखना है तो मैं उसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। पहले भी मैंने उसको इग्नोर कर दिया, आप लोगों ने बोला कि सर शेयर कर दो, क्योंकि वो इतना गंदा वीडियो है, इतना गंदा वीडियो है कि आप लोग देखकर मतलब खाना भी नहीं खा पाओगे, इतना खतरनाक वीडियो है वो, जिसमें इंसान को, जिंदा इंसान को काटा जा रहा है, उसकी बॉडी में से कुछ पार्ट्स निकाले जा रहे हैं, कई सारे बच्चे बराबर में मरे पड़े हुए हैं। तो अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है शेयर करना चाहिए तो मुझे येस या नो बता देना, मैं टेलीग्राम पर उसको शेयर कर दूंगा जहां पर आप लोग कनेक्टेड है स्टडी लाइब्रेरी पर, ठीक है। तो ये मतलब खतरनाक लगा था यार मुझे लगा नहीं कि शेयर करना चाहिए। तो ये केस स्टडी है कि आप लोग किसी एरिया में एसपी बनकर चले गए और ऐसे ब्लैक मैजिक के इंसिडेंट वहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या क्या स्टेप उठाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों से एथिक्स के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं जब इस तरह का कोई केस निकल कर आता है। तो जीएस पेपर 4 के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा, इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को लाइव एग्जांपल देखने चाहिए जब आप लोग तैयारी करते हो, ताकि आप लोग उसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा केस है जिसके ऊपर बहुत सारे कमेंट मेरे पास में आते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बात शेयर करूंगा, बहुत सारे बच्चों के लिए फायदेमंद होगी। 2 मिनट बस मुझे देना है। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर अभी जो एसएलवी फैमिली मेंबर हैं ये काफ़ी अच्छे आंसर देती हैं, काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। जो रेगुलर आंसर देता है ना, बहुत सारों के नाम मुझे याद हो गए हैं, ठीक है। इसलिए कहता हूँ आप लोग रेगुलर पार्टिसिपेट किया करो, क्योंकि मुझे भी पता चलता रहता है कि कौन कौन बच्चा जो है वो पढ़ने वाला है, सीरियस है। जो सीरियस होगा, पढ़ने वाला होगा, वो हमेशा पार्टिसिपेट करेगा। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करो। तो सरोज प्रिया हैं, इनके द्वारा लिखा गया कि सर आप जो फादर्स, माता पिता के बारे में जो अच्छी बातें बोलते हैं, वो कई बार मैं उनको सुनकर दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते ही नहीं है कि मैं एक सिविल सर्विस का एग्जाम दूँ और मैं उसको क्लियर करूँ। वो चाहते हैं कि बस मैं शादी कर लूँ। देखिए यार, जिंदगी ना एक ही मिली हुई है। आप लोग कोशिश करो कि पेरेंट्स को समझाओ, किसी न किसी तरीके से पेरेंट्स जो है वो समझ जाएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को आप लोग कैसे मनाना है। पर फिर भी अगर आप लोग ये पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आप लोगों को 2 काम करने चाहिए। कई सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं। सबसे पहला काम तो यहाँ पर आप लोगों को ये करना चाहिए कि जो इंसान जिससे शादी होने वाली है, वहाँ से किसी न किसी तरीके से ये कंफर्मेशन आप लोगों के पास में होना चाहिए कि वो इंसान जो है वो आप लोगों को आगे पढ़ाएगा, आप लोगों की स्टडी जो है वो कंटिन्यू करने में आप लोगों की हेल्प करेगा।
जो कि मैक्सिमम टाइम जो है नहीं होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह है कि कुछ दिनों के लिए अगर माँ बाप गुस्सा हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि यार उसमें कोई बड़ी बात है। आप लोग जो है अपना पैशन फॉलो करो, आप लोग जो है अपना एग्जाम क्लियर करो। कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो आईएएस बने, आईपीएस बने, यानी कि यूपीएससी क्लियर करे। सोच रहे हो आप लोग यहाँ पर, जिस दिन आप लोग यहाँ पर बन जाओगे तो उस दिन बेसिकली सारे माँ बाप के जो है गुस्से 1 मिनट में छुरमुर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों को लग रहा है किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर सेकंड वाला ऑप्शन चूज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले वाले में अगर कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल भी जा रहा है या फिर कोई आप ऐसे इंसान के साथ में कनेक्ट हो रखे हो जो कि आप लोग जानते हो काफ़ी अच्छे से, तो आप लोग पहले के लिए जा सकते हो। पर लेकिन दूसरे वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो ए या बी में से कौन सा चूज आप लोग करना चाहेंगे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि गुस्सा वो ऐसी चीज़ें हैं यार, सोसाइटी, गुस्सा, इज्जत बेइज्जती, ये सब ना टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। लोग इनके बारे में बातें करते रहेंगे आप लोगों से, पर लेकिन जिस दिन आप लोग क्लियर हो जाएंगे वही माता पिता जो हैं वो फिर आप लोगों की बड़ाई करते हुए बोलेंगे कि हाँ मेरा बच्चा है। ऐसा हुआ भी अभी, एक बच्ची थी, उसकी माँ जो है उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर बाप ने दूसरी शादी कर ली, तो वो बच्ची अपनी नानी के यहाँ जाने लगी। मतलब बाप ने पूछा भी नहीं पूरी जिंदगी, उससे ढंग से बातें भी नहीं की। वो बच्ची जो है वो अभी रिसेंटली जो है मतलब कोई एसडीएम बन गई है सर, तो बाप जो है तुरंत पहुँच गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे पेरेंट्स होते हैं ऐसे, और कई सारे रीजन होते हैं, उनका माइंडसेट होता है जो भी होता है, पर लेकिन आप लोगों की लाइफ एक है, आप लोगों को उसके ऊपर फोकस देना है। उसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आप लोगों का डिपेंड करेगा कि लाइफ कैसे होने वाली है। अपने लिए कम से कम चैलेंज तो आप लोग ले सकते हैं ना कि हाँ ये काम करना है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी यार आप लोग अपने घर का हिसाब देखकर भी ये काम कर सकते हो कि हाँ मतलब घर पे कैसा है, कि पेरेंट्स जो हैं वो कितने सपोर्टिव हैं, उनको मनाकर अगर आप लोग काम कर लो कि हाँ शादी नहीं करनी है प्लीज़ मान जाइए, जैसे भी आप लोग बोलो, टाइम ले लीजिए अपना डिफाइन कर कि मुझे बस इतना टाइम दे दो, और फिर जी तोड़ मेहनत करो, उसमें आप लोग देखो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझोगे और इसको लाइफ में इंप्लीमेंट भी करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, काफ़ी कुछ शानदार डिस्कस करूंगा अब नेक्स्ट आर्टिकल में। किस किस के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है रियलिटी में, ये जरूर बताना कि मतलब हाँ उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। खासकर लड़कियों के साथ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लड़कों को तो अक्सर जो है घर वाले फिर भी अलाउ कर देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। लड़कियों के साथ में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा सा साहस करके आप लोग और मेहनत करिए। लड़कियों को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है अगर ढंग से देखा जाए तो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हाँ उनके लिए मतलब लड़कों के लिए ज़िंदगी आसान है, उनको भी दबाकर चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप लोग फाइनल मेरिट में होंगे, ओके। इंपॉर्टेंट, काफी शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसी चीजें दिखती है ना वैसी चीजें होती नहीं है अक्सर। मतलब जो आप लोगों को देखने को मिला, संविधान में इतनी सारी बातें रखी हुई हैं, इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। इन रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें किताबों में ही रखी मिलेंगी। जब आप लोग प्रैक्टिकल जिंदगी जीना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को चीज़ें नजर नहीं आएंगी। कैसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि वैक्सीन आप लोग देखोगे तो ये बोला जा रहा है, अगर ढंग से पूछा जाए आप लोगों से, एक इंसान बीमार है और एक बी इंसान बीमार है, ठीक है, और एक सी इंसान बीमार है। ए इंसान जो है वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आ रहा है, वो जो है दवाई यानी कि मेडिसिन लेने के भी पैसे नहीं है। बी इंसान जो बीमार है यहाँ पर, वो एक ऐसे देश से आ रहा है जिस देश की खस्ता हालत है, वो मेडिसिन देश ही खरीदने के लिए तैयार नहीं है, मतलब देश की खस्ता हालत है। सी इंसान एक ऐसा आ रहा है जो कि कम बीमार है, पर लेकिन वो एक ऐसे देश से आता है जो कि डेवलप कंट्री है, यूएसए जैसा, ठीक है। और यहाँ पर कोई अफ्रीकन कंट्री ले लो, और यहाँ पर कोई इंडियन यहाँ पर मतलब अपनी कंट्री ले लो, इंडिया। तो यहाँ से अगर आप लोग चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कई लेवल पर इनइक्वलिटी नजर आएगी। मतलब कहने का यहाँ पर यह कि बहुत सारे देश ऐसे हैं कि वो कोविड-19 के टाइम पर दवाइयाँ खरीद तक नहीं पाए। अब सोचो अपनी जनता को वो दवाइयाँ प्रोवाइड कैसे कराएंगे। तो ये हो गई एक तरीके की इनइक्वलिटी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डबल डोज लेने के बाद बूस्टर डोज भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से मतलब बीमार इंसान को दवाइयां मिलनी चाहिए, या फिर कोई देश अमीर है उस देश के हिसाब से वहां पर अलग अलग एक्स्ट्रा डोज दिए जा रहे हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। आप लोग ये बताइए। यही काले चिट्ठे खोले गए हैं WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उस रिपोर्ट का थंबनेल कुछ ऐसा है। अगर ये रिपोर्ट आप लोग चाहते हैं कि पूरी शेयर करनी है आप लोगों के साथ में, तो पूरी PDF जो है वो मेरे पास में है। मैंने इसको बेसिकली डाउनलोड किया था WHO की रिपोर्ट से, और उसी के अंदर से रिपोर्ट के अंदर से डायरेक्ट चीज़ें आप लोगों के लिए बेसिकली निकाल कर लेकर आया हूं मैं। इनको मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब जो पूरी रिपोर्ट है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आगे चलकर आप लोगों को वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ के फील्ड में काम करना है, तो वो रिपोर्ट आप लोगों को देख लेना।
और अगर लग रहा है कि नहीं फिर भी कुछ आप लोगों को लग रहा है कुछ ऐसी कोटेशंस जो उसमें दे रखी हैं, कुछ तो मैंने लगा दी यहाँ पर जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये आप लोग देखते हैं वहीं से ही कट करके डायरेक्ट लाई गई हैं, और बाकी आप लोग जो है लग रहा है पढ़ने लायक है तो आप लोग भी थोड़ा देख लेना। पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पहले वहां से मैं आप लोगों से स्टार्ट करता हूं। ये जो रिपोर्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो पूछा आप लोगों से कि द ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। जिसमें ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये पूरा पिक्चर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इज शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन। तो यहां पर लिखा गया है कि इक्विटेबल, पर लेकिन ये लिखा लिखा रहता है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जब हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं तो आप लोग सुनकर जो है वो हैरान रह जाओगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं सुनकर हैरान रह जाओगे? अगर आज की डेट में आप लोग बात करें अफ्रीका रीजन के बारे में तो आप लोगों को यहां पर जो उसकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी तो दुनिया की लगभग 1/5 पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में रहती है। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, मान लीजिए दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो अकेले अफ्रीका के अंदर में 20 लोग रहते हैं। इन 100 लोगों में से 80 लोग जो हैं वो अलग अलग एरिया में रहते हैं। इन 20 लोगों को अगर बात करें, इन 20 लोगों के बारे में बात की जा रही है जो कि 20% अगर आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, ये 20% जो लोग हैं इनमें से ओनली 3% लोगों को यहां पर जो है वो वैक्सीन का फर्स्ट डोज मिल पाया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। समझ रहे आप लोग? बाकी अपने देश में देख लेना डोज का क्या बेसिकली रेशियो है, काफी अच्छे से गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया। इसके ऊपर अभी एक मूवी भी बनाई जा रही है, ठीक है। अभी जो है जो द कश्मीर फाइल जो बेसिकली जो अभी यहाँ पर डायरेक्टर थे उनका नाम आप लोगों को पता है, अग्निहोत्री साहब पूरा नाम बताइए। उनके द्वारा भी एक और मूवी लेकर आई जा रही है, उसमें यहाँ पर वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बात की जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी होगी, जो कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे, कैसे हम लोग इस चीज़ से उभर कर आए, उसके बारे में यहाँ पर ये बातें करने वाली है। यूएसए, यूके, बहुत सारी ऐसी डेवलप कंट्री हैं जो कि अपने यहाँ पर बूस्टर डोज दिए उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से। तो ये बोला जा रहा है कि डिफरेंस क्या है अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, यानी कि एक इंसान जो है वो 3-3 डोज ले रहा है और एक पूरे देश के अंदर ही यहाँ पर 3% लोगों को ओनली वैक्सीन मिल पा रही है। ये पूरे अफ्रीका रीजन की बात की जा रही है, ना कि एक देश के बारे में। पता है आप लोगों को आज की डेट में अफ्रीका के अंदर में कितनी कंट्री हैं? जाकर एक बार सर्च करिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में कितनी कंट्री हैं, तो आप लोग जान पाओगे। इसको नहीं पता अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग देखोगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसके अंदर टोटल मिलाकर आप लोगों को 54 कंट्री देखने को मिलेंगी। आप लोग ये बताइए एशिया के अंदर में कितनी कंट्री है? तो ये 54 कंट्री में अगर टोटल एवरेज निकालोगे तो 3% लोगों को यहां पर जो है वो दवाइयां मिल पाई हैं। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्विटेबल होना चाहिए और इफिशिएंट होना चाहिए, ये हमेशा बात की जाती है। और जो कि यहाँ पर नेशनल बाउंड्री उसके सामने बैरियर न बने, ट्रांसपेरेंसी के साथ में लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचना चाहिए और ये कमिटमेंट भी होना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर हैं और उनको एक तरीके से अलग अलग देश में जो कंट्री हैं उनको, मतलब अलग अलग दुनिया में जो कंट्री हैं उनकी जो पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए और एक अच्छी डिप्लोमेसी होनी चाहिए कि दवाइयां जो है वो पहुंच जाए। आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने मरते दम तक जो है लोगों को दवाइयां प्रोवाइड कराई हैं, तब जाकर हम लोग रुके जब हमारे देश में चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और लोगों ने ताने देने स्टार्ट कर दिए कि भाई साहब दूसरों की हेल्प तब कर लेना, पहले अपनी लंगोट संभाल लो। आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक तरीके से दूसरे की हेल्प करने चले अपनी पेटी जो है वो बांध नहीं पा रहे। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक यहाँ पर ये चीजें हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तब तक सिचुएशन जो है अपने देश में, नहीं कहते कि आप लोग देखो पैसा कमाना कोई गलत बात लगता है आप लोगों को? मान लीजिए आप लोगों के पास में अच्छा खासा पैसा आ गया है तो आप लोग अपनी लाइफ जो है वो शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास में अच्छा घर होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, किसी के ऊपर किसी के सामने आप लोगों को हाथ ना फैलाना पड़े। तो पैसा कभी भी गलत नहीं होता है, गलत तरीके से कमाया गया पैसा गलत होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप लोगों के पास में पैसा है तो ही तो आप लोगों की हेल्प कर पाओगे। अगर आप लोगों के पास में पैसा ही नहीं है तो कैसे आप लोगों की हेल्प कर पाओगे? आप लोग खुद बताइए। तो पैसा होगा तभी आप लोगों को दे पाओगे, ज्यादा रोटी होगी तभी तो दूसरों को रोटी खिला पाओगे, वरना कैसे रोटी खिला पाओगे? तो इसीलिए सरकारों को यहां पर फोकस देना होता है इसके ऊपर, क्योंकि सब लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो चीजें खरीद सके। तो सबसे ज्यादा जरूर बताइए अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोक्योरमेंट किस तरीके से करना है ताकि लोगों तक जो है चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। अफोर्डेबिलिटी का सीधा मतलब ये होता है कि एक इंसान जो है उसको अपने हिसाब से जितना उसकी इनकम है उसमें खरीद सके। वो ऐसा नहीं फ्री में प्रोवाइड करा दो, फ्री में प्रोवाइड कराने के बाद में लोग अक्सर इज्जत नहीं करते हैं। इसका मैं आप लोगों को उदाहरण दिखाता हूँ, ये आप लोग देखकर थोड़े से हैरान हो जाओगे। ये उदाहरण क्या मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ।
आप लोग देखिए यहाँ पर, ये लगभग 4 साल पहले मैंने पॉलिटी के अंदर में लेक्चर लिया था, न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये क्रिएटेड की गई 1956 के बाद में। डिटेल में मैंने लेक्चर लिया, बाकायदा नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोग देखिए, ठीक है। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर कोचिंग का नाम लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस कोचिंग में किसी टीचर ने यहाँ पर ये पढ़ा रखा है, जो कि आप लोग नॉर्मली पेड लेते हैं। इसने क्या कर रखा है, मतलब कलर तक भी चेंज नहीं किया यहाँ पर इसका। ये पीपीटी मैंने बना रखी है पूरी। यहाँ पर क्या किया, बस ऊपर का ये कट कर दिया। ऊपर का ये कट करने के बाद में इसमें यहाँ पर ये टाइटल डाल दिया। बाकी जो है ये सारे लोगो वोगो वगैरह हटा के यहाँ पर पीपीटी अपनी सेट कर डाली। मतलब कलर जो मैंने किए थे वो कलर तक भी चेंज करने की जहमत नहीं समझी भाई साहब ने, मतलब जिसने भी यहाँ पर ये पढ़ाया। यही चीज आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, लोग इज्जत नहीं ले रहे हैं। इन्हीं पॉलिटिकल लेक्चर को लोग कट कर करके आप अपने कोर्स में बेच रहे हैं भाई साहब। कई सारे बच्चों ने मेरे साथ में ऐसी जो है बेसिकली क्लिप शेयर की है कि लोग अपने कोर्स में बेच रहे हैं इनको। मतलब बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, बहुतों से बात कर कुछ से हटवाया भी है कोर्स के अंदर। मैंने कहा फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं, आप कोर्स में कैसे बेच पा रहे हैं इसको। तो कह रहे हैं कि सर आपके वीडियो का पैसा नहीं ले रहे हम। मतलब मान लीजिए कोई इंसान जो है वो कोई इंसान है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ा रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला कि मैं तुमसे पैसा ना बस हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लूंगा, पॉलिटी फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, और मेरा कोर्स जो है वो 5,000 रुपए का है, या मेरा कोर्स जो है वो 10,000 रुपए का है, या मेरा कोर्स जो है वो 20,000 रुपए का है। इस 20,000 के कोर्स में मैं सारी चीजें कवर करा दूंगा, पर पॉलिटी के पैसे नहीं ले रहा हूं आप लोगों से, पॉलिटी में फ्री में दे रहा हूं। कितनी शाणपत्ती दिखा रहे हैं। मतलब इतनी ऐसी ऐसी हरकतें भी लोग आप लोगों को करते हुए नजर आएंगे कि 2-3 सब्जेक्ट जो हैं वो कवर करा दिए, बाकी यूट्यूब पे पढ़े हुए फ्री, तो उनको उठाकर डाल दिया और बोला कि पढ़ा तो अच्छा ही रखा है, और इसी चीज को लोग खरीद भी रहे हैं। फिर आप लोग समझ रहे हैं चीज। तो मैं यही चीजें बताना चाहता हूं कि फ्री में अक्सर लोग जो है चीजों की इज्जत नहीं करते हैं। वही चीज जब यहाँ पर किसी कोचिंग में आप लोगों को पेड दी जाती है अच्छे खासे पैसे लेकर, तो आप लोग फिर बोलते हो कि हाँ यार ये चीज़ें तो मतलब एक तरीके से अच्छी है, क्योंकि पैसे देकर लोगों को अच्छा लगता है। तो यही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी कि एक रेप्यूटेड कोचिंग के जो टीचर हैं उन्होंने उनसे बाकायदा मेरी बात हुई थी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सर इतना अच्छा कॉन्टेंट जो है फ्री में क्यों प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे उनको बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो मतलब जो बच्चे कोचिंग ले रहे होंगे वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बच्चे सर ऐसा तो इससे अच्छा करंट अफेयर तो हमको फ्री में मिल जाता है। मतलब पर्टिकुलर चैनल, उन्होंने नाम भी बता दिया चैनल का वहाँ पर। तो टीचर का मेरे पास में मेल आता है, फिर हमारे नंबर एक्सचेंज होता है, मैं बातें करता हूँ उनसे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर अफोर्डेबल जो है वो होना चाहिए लोगों को, ताकि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो प्रॉपर वे में मिल सके। पर लेकिन उस अफोर्डेबिलिटी में ये नहीं कि कहीं से उठाकर कुछ भी कचरापंथी डाल दी और फिर यहाँ पर लोगों को बेसिकली ठगना स्टार्ट कर दिया, ये सही तरीका नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चीज़ें कई बार ना अंदर से इरिटेट करती हैं कि मतलब एक तरीके से कैसे लोग कर सकते हैं बिना परमिशन के, किसी का कंटेंट उठाकर ऐसे कैसे डाला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो इसी के ऊपर काम करने की जरूरत है। और अभी कोविड-19 के टाइम पर तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके ऊपर ट्रस्ट किया करो। आप लोग रिजल्ट देखते हो ना, कितने सारे रिजल्ट आप लोगों के साथ में शेयर किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत का रिजल्ट आता है निकल कर, जिसके पीछे आप लोग मेहनत करते हो और आप लोग सही से डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करते हो। तो इसलिए जो मिल रहा है ना आप लोगों के पास में, जो रिसोर्सेज हैं, आप लोगों के माँ बाप जो आप लोगों को मेहनत करके लाके देते हैं, आप लोगों के पास में जो किताब है उनके ऊपर ट्रस्ट करो, किसी और के ऊपर नहीं कि वो आप लोगों के पास में लक्ष्मीकांत है वो डीडी बसु लिए बैठा है, डीडी बसु ज्यादा अच्छी है, एक क्वेश्चन ज्यादा कर लेगा क्या होगा। बाकी के दूसरे, अगर आप लोग एक किताब को 1000 बार पढ़ोगे और वो एक किताब जो है एक किताब डीडी बसु पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, पता नहीं क्या करके जा रहा है, वो भाई साहब लेट ही मारेगा वहाँ, लूटी लूटी करेगा उसमें पानी के, उसमें बेसिकली कीचड़ के अंदर में कुछ नहीं होने वाले उस इंसान का। तो आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। इसी के साथ में कोई पर्टिकुलर दवाई बनाने में अगर ऑन एन एवरेज ये माना जाता था 10 साल लगते थे, ठीक है, अब की बार जो है यहाँ पर लेस देन 4 ईयर जो है उसको कंप्रेस करके 11 महीने कर दिया जब कोविड-19 आ गया। आप लोगों को पता है एपीजे अब्दुल कलाम सर की किताब पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, उनकी तो कोई भी किताब उठा के पढ़ लो वैसे, उसमें उनके ऊपर प्रेशर डाला गया जो कईयों दिनों का काम था, मतलब एक तरीके से जो लंबा टाइम लगता है उसको उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि उनसे वो कुछ दिन में काम करा लिया गया ताकि उनकी एफिशिएंसी को बाहर निकाल कर रखा जा सके। आप लोगों के ऊपर जब प्रेशर होता है ना किसी काम को करने का, तब आप लोग उस काम को फटाफट करते हो, पर लेकिन जब आप लोग उसको टाइम की ड्यूरेशन में नहीं बांधते हो, एक काम आप लोग करने, मान लीजिए आप लोग किताब बोलो कि लक्ष्मीकांत की किताब आप लोगों को 10 दिन में खत्म करनी है या फिर 15 दिन में खत्म करनी है, आप लोगों को उसके लिए टारगेट दिया जाए और बोला जाए आज से आप लोगों को स्टार्ट करना है, तो टारगेट में बंद कर, प्रीडिफाइंड टाइम में बंद कर आप लोग उसको काम को कंप्लीट करोगे। पर लेकिन अगर टारगेट में आप लोग नहीं बांधोगे अपने आप को, तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वही किताब जो है आप लोग की 1 महीने 2 महीने 3 महीने चलेगी, टेबल पर रखी रहेगी, धूल जम जाएगी, पर वो किताब कंप्लीट नहीं होगी। होता है ना ऐसा,
क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को प्री डिफाइन नहीं किया है। इसीलिए कहता हूं टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट बनाते ही आप लोग एकदम टाइम में बन जाते हो कि इस टाइम पर ये करना है और 24 घंटे में इतने घंटे सोने, इतना घंटा एक्सरसाइज, इतना घंटा काम करेंगे, तब आप लोग टाइम को ढंग से यूटिलाइज करते हो। खुद देख लो यहाँ पर कोविड-19 के टाइम में अगर हम लोग दवाई न बनाते 10 साल लग जाते दवाई को बनाने में, और उसको सप्रेस करके 4 साल में लेकर आए और वही दवाई जो है अब 11 महीने में बन गई। क्या मानते हो इसका, है ना बात। तो यहां से डिसाइड होता है कि आप लोग गोल को कैसे लेकर चलते हो। तो इसी के दम पर यहां पर डेवलप कंट्री जो है वो फास्ट तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट करके अपना काम करके निकाल कर ले गई और अपने लोगों को बूस्टर डोज दे रही है। तो WHO को यही चीज पसंद नहीं आई और WHO ने इसी के बारे में बोला है कि वैक्सीन जो है वो सबका अधिकार है और वैक्सीन सबको मिलना चाहिए, पर लेकिन वैक्सीन इनइक्वालिटी देखने को मिली। सबसे बड़ी बात मैं आप लोग कुछ बातें बता दूं यहां पर रिपोर्ट के अंदर। एक तो बोला गया कि वैक्सीन इनइक्वालिटी यानी कि जिन लोगों तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए थी उन लोगों तक नहीं पहुंची। तो काफी लार्ज स्केल पर जो इक्वालिटी चिल्लाते रहते हैं वो इक्वालिटी यहां पर नहीं थी। जहां पर वैक्सीन देखने को मिली उसके प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिले। बहुत सारे लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से आप लोग यहां पर देखने को मिली। जो नॉर्मल दवाई अवेलेबल होती है फ्री मार्केट में वो दवाई अवेलेबल नहीं थी, उस दवाई को प्रोवाइड कराया गया तो कुछ लोग ही उसको एक्सेस कर पाए, यानी कि एक्सेसिबल भी वो दवाई कई जगह आप लोगों को नहीं देखने को मिली और ना ही अफोर्डेबल देखने को मिली। वो मैंने आप लोगों को बता दिया। हेल्थ इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए भी लोगों ने उसका पेटेंट जो है वो क्लियर नहीं किया, एक तरीके से जेनेरिक दवाई में कन्वर्ट नहीं किया, उससे लोगों ने पैसे बनाए दबाकर। यानी कि ये माना जा रहा है कि लगभग 16 बिलियन जो वैक्सीन के डोज हैं वो 141 बिलियन जो डॉलर यहां पर कमा के गए। ये बातें यहां पर बोली जा रही है। यानी कि ऐसे भी लोग आप लोगों ने देखे जिनको कोई पूछ नहीं रहा था कोविड-19 से पहले और वो करोड़पति बन गए कोविड-19 के टाइम पर, सैनिटाइजर, ये दवाइयां और हैंड वॉश पता नहीं क्या क्या बेच बेच कर। तो कहने का मतलब क्या है, ये कहते हैं कि अगर आप लोग प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखो तो ऐसे अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। किसी के लिए दिक्कत होती है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि इन चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कुछ ही लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग यहां पर कर रहे थे, ठीक है। तो वाइडली जो सप्लाई है यहां पर एक दो अपने देश में देख लो 2 चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही थी, ठीक है। दोनों जो कंपनी है उनके नाम बताइए। आप लोगों ने देखा होगा ना कोविड-19 के टाइम पर 2 डोज लगाए, किसके लगाए, कोविशील्ड थी और दूसरा क्या था बताइए जरा। तो मैक्सिमम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 सप्लायर मिले हुए थे। कई सारे रीजन में हमारी कंट्री में भी कई सारे, अगर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देखोगे, राज्य में देखोगे, डोज कई बार अवेलेबल नहीं थे। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। इतना लिमिटेड इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिल रहा था कई बार तो कि लोग जो है सोच रहे थे कैसे काम चलेगा। तो जो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं ना, आप लोग एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जब वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो वैक्सीन में एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात आती है। यानी कि जो दवाइयां हैं वो प्रिवेंट करने के लिए दी जा रही है। कोविड-19 हुआ नहीं है हमको डोज दे दिए गए। तो वैक्सीन का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयां जो कि आप लोगों को बीमार होने से पहले आप लोगों का इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए दी जाती हैं, उनको वैक्सीन बोलते हैं। और जो मेडिसिन होती हैं वो तब दी जाती हैं जब आप लोग बीमार फील करते हैं, उस टाइम पर क्योर करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो यानी कि प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन दी जाती है और क्योर करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि बीमार हो जाओगे तो फिर उसकी कोई, उन्हें कहते हैं कि आसपास आप लोग उसको कैसे देखोगे कि हाँ ये तो अब चक्कर चल गया, अब क्या करना है, अब तो इलाज ही करवाना पड़ेगा। तो इम्यूनाइजेशन एजेंडा भी है वैसे देखा जाए 2030 तक का, कि कैसे ग्लोबल लेवल पर हम लोग को हेल्थ को सही तरीके से लेकर चलना है, पर लेकिन चीजें जो है उस लेवल पर नहीं चल पाती हैं। इसमें कई सारी बातें बोली गई हैं। ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है इससे बहुत सारी बातें भी बताई गई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो है उनको प्रॉपर प्लान करना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट जो है उनको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसी के साथ में प्लानिंग करनी चाहिए, इसी के साथ में वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरा फोकस करना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 को पकड़ा दिया और वो दबाकर पैसे कमा रहे हैं। कॉम्पिटिशन का माहौल बनाना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट हो गया। इंडस्ट्री को भी यहाँ पर प्राइवेट वाले आ रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी पे रखना है। WHO किस एरिया पर फोकस कर रहा है उसके लिए दवाइयां बनाई जाए, ठीक है। दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करने में ट्रांसपेरेंसी रहे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए। ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज पता चल गई बस मैं अपने पास रखूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोगों को बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले अभी एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर मैं आपके लेक्चर देखता था और मैंने वो लेक्चर जो है वो एक ऐसे बच्चे को शेयर किए थे जिसके पास में बिल्कुल भी पैसे मतलब एक तरीके से खरीदने का कोई भी ऐसा पैसा नहीं था। मैंने उसको किताब प्रोवाइड कराई, आपके लेक्चर प्रोवाइड कराए। सर वो बच्चा जो है अभी टेस्ट चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसके पास में बस रिसोर्सेज नहीं थे। तो यानी कि आप लोगों के पास में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग दूसरों तक शेयर कर सकते हैं और उसमें आप लोग कुछ नहीं जा रहा है, उसमें भी शेयर करने से लोग नहीं करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, ये कैसी आदत है मेरी समझ में तो आती नहीं है यार। मैंने कभी ये आदत सीखी नहीं है, क्योंकि अक्सर गांव में ऐसा है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ऐसा नहीं से खेतों में रोटी भी लेकर जाया करते तो लोगों से पूछते रहते हैं और ताऊ रोटी खा ले, ठीक है। तो इसका मतलब खाना खा लो,
एक तो ये टोकने वाली जो आदत होती है कि हाँ हम यूज़ करना है तुम भी कर लो, तो ये वाली चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें यार आप लोगों को बेसिकली अपने जो कल्चर जहाँ से निकल कर आते हैं वहाँ से सीखने को मिलती है। तो कोशिश किया करो जो चीज़ें आप लोगों के पास में हैं आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर आप लोगों को शेयर करने से कुछ बिगड़ नहीं रहा है, आप लोगों की कोई सेहत पर, आप लोगों की हेल्थ पर, कोई आप लोगों की मनी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वो दूसरों के साथ में शेयर कर दिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही लेक्चर, किसी भी लेक्चर को अगर आप लोग देखो यूट्यूब पर कहीं पर भी, तो उनको अगर लगे कि फायदेमंद है, किसी का फायदा कर सकते हैं, तो उसको वो लेक्चर जरूर पहुंचा दिया करो, या फिर वो वीडियो जो भी आप लोगों को लगे, या फिर वो सामान कोई भी ऐसा हो, ठीक है। बाकी बात करें तो यहाँ पर ये तो चीज़ें हो ही गई। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे काम ऐसे होते हैं कि ना तो अकेले गवर्नमेंट कर पाती है ना इंडस्ट्री कर पाती है, तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को भी मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए, ताकि जो टारगेट है, यानी कि हमारा टारगेट है 2030 तक लोगों को इम्यूनाइजेशन कराना, ताकि आगे कोई बीमारी आए तो उसको रोका जा सके। तो इसमें भी मिलकर काम करना पड़ेगा, एक देश के बस की बात नहीं है और एक सरकार के भी बस की बात नहीं है अगर ये काम आप लोगों को करना है तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी बहुत सारी, और इसके चलते सोल्यूशन भी नहीं निकल पाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं यार जिसके ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का अगर आप लोग समझ सकते हैं एक तरीके से, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बहुत सारी, जैसे मैंने आप लोगों को जो बातें बताई हैं, कुछ और स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने हैं जो कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये बताया गया कि वॉल्यूम और वैल्यू बाय द रीजन, यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर अलग अलग रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या क्या यहाँ पर वॉल्यूम है और क्या क्या वैल्यू है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है, और या एक्सक्लूडिंग कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है कि क्या क्या इंपैक्ट अलग अलग रीजन पर देखने को मिलता है। अभी कोविड-19 के टाइम पर एजुकेशन देखा आप लोगों ने, जिनके घर में पैसा था उन्होंने अच्छी एजुकेशन दे ली, जिनके घर में नहीं था वो क्या कर पाए, तो ऐसे समझ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी भी आप लोगों की तैयार हो जा रही है, जिससे आप लोग समझ सकते हैं। तो स्टैब्लिश की गई थी 7 अप्रैल 1948 में, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छी बात यहाँ पर यह कि 6 रीजनल ऑफिस हैं इसमें, यानी कि अलग अलग रीजन में, और इंडिया भी एक पार्ट है। बाकी यहाँ पर कोंगो, डेनमार्क, इजिप्ट, फिलीपीन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये रिपोर्ट है जिसके द्वारा पब्लिश की जाती है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, ये इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसका ये पार्ट है, दुनिया में हेल्थ पर कैसे फोकस करना है वो काम रहता है, 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया था। तो ये बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूज आना नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में आप लोग अगर हिंदी भाषी हैं तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए पिक्चर तो यार मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर पाऊँ, पर लेकिन जो लिखा हुआ रहता है वो डेटा अक्सर आप लोगों को जो है वो हिंदी में देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं सारी पीपीटी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोग कोई भी डाउट देखने को न मिले। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोग देख सकते हैं, ओके। बाकी पिक्चर में जो लिखा रहता है वो तो यार मतलब उसमें क्या ही कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो जितना होता है उतना आप लोगों को मिलेगा, अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से, कोविड-19 से रिलेटेड बोला गया कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट। मैंने आप लोग जो स्टेजेस बताई थी ना, कई बार आप लोग स्टेजेस पढ़ा रखे हैं कि ये स्टेजेस होती हैं वैक्सीन को डेवलप करने की, उसी के बारे में बता रखा है। हाउ डू वैक्सीन वर्क, कैसे वर्क करती है वैक्सीन। तो वैक्सीन आप लोगों के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करती है, यानी कि कोविड-19 की बीमारी इससे पहले कि आप लोगों के शरीर में अपने आप आए, उसका छोटा सा वायरस, मरा हुआ वायरस या फिर बहुत ही डायल्यूटेड वायरस आप लोगों की बॉडी में डाला जाता है, ताकि कल को जब वो नया वायरस आए आप लोगों का बॉडी जो है पहले से ही तैयार रहे कि हाँ अब आने वाला है, तो आप लोग उसके साथ में आप लोगों का शरीर लड़ने के लिए तैयार रहेगा। थोड़ा सा और इजी भाषा में समझाने के लिए बोलो, अगर जैसे पता है आप लोग बिहार के एक ऐसे रीजन में आते हैं जहां पर बाढ़ आने वाली है, और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई साहब 4 दिन बाद बाढ़ आने वाली है, तो आप लोग सतर्क हो जाओगे कि बाढ़ आएगी, तो इतनी आएगी तो कम से कम झेल लेंगे, ऐसे ऐसे सामान अपना समेट लिया, आप लोग सतर्क रहोगे। अब बाढ़ जो है उतना नुकसान आप लोगों को नहीं पहुंचा पाएगी जितना आप लोग रात को सो रहे थे और पता चला बाढ़ आ गई, तो वो वाली कंडीशन है। तो एक तरीके से यहाँ पर वैक्सीन बिल्कुल वही काम करती है कि पहले आप लोगों को चेतावनी दे देती है कि ये बीमारी आ सकती है, आप लोगों का शरीर उसको तैयार कर लेता है। बोला गया कि व्हाट अप्रोच वर अडॉप्ट बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूस द कोविड-19 वैक्सीन। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों से डिस्कस की जा चुकी हैं। वैक्सीन जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर की जा रही है, ये थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक था, पूरी साल न्यूज में रहा, तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन था डायरेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इवन 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी थोड़ा सा आप लोगों से इसी पैटर्न में आप लोगों से पूछ लिया गया कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में।
सीरम इंस्टीट्यूट हमारे देश में, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो हब माना गया था, उसने कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई वो mRNA प्लेटफॉर्म के बेस पर बनाई। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। जबकि ये न्यूज़पेपर में इतनी बार आया, मैंने आप लोगों को बताया ये mRNA नहीं है, मैसेंजर जो है बेसिकली वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ये mRNA नहीं था यहाँ पर, ये वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म के थ्रू बेसिकली यहाँ पर प्रिपेयर की गई थी, ठीक है। इसी के साथ में स्पुतनिक जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चर यूज करे थे वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, और कोवैक्सीन जो है यहाँ पर ये पैथोजन बेस्ड वैक्सीन यहाँ पर यूज करे थे। तो ये अलग अलग पैटर्न में दवाइयाँ बनाई जा रही थी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 2 3 1 1 3 1 2 4। तो आंसर क्या था? आंसर यहाँ पर बी था। तो यानी कि जो रेगुलर आप लोगों की चीजें आती हैं उसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आ पाओगे। तो बड़ा ही प्यारा सा ये आर्टिकल था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारी चीजें देख ली, बेसिक आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, रिपोर्ट के बारे में बता दिया, आप लोगों को आंसर राइटिंग का क्वेश्चन हो गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, एक पर्टिकुलर जो WHO है उसके बारे में बता दिया, उसकी क्या क्या रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाती हैं। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फीडबैक दे दिया करो, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है पूछ लिया करो कि सर ये दिक्कत है, इसको बता दो, तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजें तैयार करनी है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अनवील की गई 108 फीट की, ये है केम्पागौड़ा स्टैचू बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए कई बार ना कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग अटेम्प्ट भी कर पाओगे। बोला जा रहा है कि इन योर ओपिनियन व्हाट आर द क्वालिटीज दैट ए लीडर शुड पोजेस, यानी कि एक लीडर के पास में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसको आप लोगों को एग्जांपल की हेल्प से बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकते हैं जब कोई भी लीडर न्यूज में होता है। तो हिस्टोरिकली जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। अगर सिलेबस आप लोग उठाकर देखोगे, सिलेबस में बाकायदा उनके बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा खुद से यहाँ पर जो ये स्टैचू है ये अनवील की गई है, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। कौन कौन आता है यहाँ पर कर्नाटक से, आप लोगों ने तो देखी भी होगी चीजें, तो आप लोग तो और अच्छे से पता होगा। तो जीएस पेपर 1 के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम पता होना चाहिए। तो नाद प्रभु केम्पागौड़ा, इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी जो बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास में। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसने एक सिटी को बनाया है, जैसे कि बेंगलुरु सिटी के फाउंडर यहाँ पर हैं जिनका नाम, तो इसके बेस पर अगर आप लोग देखोगे तो इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो पहली ये पर्सनैलिटी है जिसकी सबसे बड़ी स्टेचू है वर्ल्ड में, जिसने एक सिटी को बनाया है। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू फॉर द लीडर ऑफ ए सिटी, यानी कि जिसके फाउंडर है एक सिटी के। तो बेंगलुरु के फाउंडर आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये स्लाइड में आप लोग देखिए सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी है आप लोगों के पास में, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। डिजाइन उन्हीं के द्वारा की गई है जिनके द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर डिजाइन की गई थी, कंप्लीट उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये बनाई गई है। तलवार जो है वो 4000 किलोग्राम की है। स्टील 120 टन यूज किया गया है। ब्रोंज इतना यूज किया गया। कॉस्ट लगभग 84 करोड़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट स्टेचू है जो आप लोगों के सामने आसपास में, मतलब एक शानदार तरीके से बनाया गया, पर्टिकुलर कितने एरिया में है। इनको डिजाइन करने वाले जो है वो आप लोगों को पता है, यहाँ पर ये सेम पर्सनैलिटी है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो डिजाइन की थी, जिनका नाम है यहाँ पर राम वंजी सुतार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कल को, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनके द्वारा महात्मा गांधी जी की जो बेंगलुरु के अंदर में विधान सौधा, तो यहाँ भी इनके द्वारा काम किया गया, यानी कि इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा कम से कम याद रख सकते हैं, ठीक है। कल को क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। केम्पागौड़ा जो है बेसिकली प्रभु केम्पागौड़ा, आप लोग जो इनका नाम जान रहे हैं, तो ये 1510 से लेके लगभग यहाँ पर 1569 तक का जो इनका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट विजयनगर एम्पायर के अंदर में एक रूलर हुआ करते थे जिनके द्वारा काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया गया। और कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी लिंगायत कम्युनिटी के साथ में देखते हैं ना, जब न्यूज में आता है यहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी कर्नाटक हमेशा आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। तो बेंगलुरु सिटी को फाउंड किया गया, तो इन्होंने काफी सारी चीजों को ध्यान में रखा उस टाइम पर, यानी कि बेंगलुरु सिटी को रिक्वायरमेंट क्या क्या है, बहुत सारे टेंपल्स, वाटर रिजर्व इनके द्वारा बनाए गए, पानी की जरूरत है तो ये बना दो। यानी घर में आप लोगों ने देखा होगा सर, आप लोगों के पेरेंट्स क्या करते हैं, आप लोगों के ऊपर ध्यान रखते हैं कि आप लोगों को किस किस चीज की जरूरत है, तो जो भी चीजों की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी वो चीजें वो आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं बिना अपना ध्यान रखे हुए, यानी कि वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो वही चीजें यहां पर दिखाई गई है।
कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप लोगों के पेरेंट्स भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। वो सेम एक राजा जब कहीं पर कोई रूलर होता है तो वो भी सेम पैटर्न में काम करता आप लोगों को नजर आता है। तो इन्होंने भी पूरे बेंगलुरु में शानदार तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जो है काम किया। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि दुनिया में किसी पर्टिकुलर सिटी के फाउंडर की सबसे ऊंची स्टैचू जो है उनका नाम और कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए यहाँ पर जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए आप लोगों से तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पूछा गया यहाँ पर नादा प्रभु हिरिया कैंपगौड़ा के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट जो है 3 स्टेटमेंट दी गई है। आप लोगों को देखना है, बोला गया है कि इनको कैंपगौड़ा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये इंडियन रूरल थे अंडर द बेसिकली काकतिया एम्पायर। और दूसरा देखें यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग गलती कर देते हैं फिर, ठीक है। इसी के साथ में आइकॉनिक फिगर, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है वो कलिगाउस, इसी के साथ में बेसिकली यहाँ पर कर्नाटक के अंदर में सेकेंड मोस्ट जो एक डोमिनेंट कम्युनिटी है आफ्टर लिंगायत, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ओनली 1, ओनली 2, यहाँ पर ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबो, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट पूछी गई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर, ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में ना रहे। तो अभी मैंने क्या बताया यहाँ पर, काकतिया नहीं विजयनगर एम्पायर आप लोगों को बताया यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो 1 स्टेटमेंट यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर मैंने लिंगायत बोला यहाँ पर, तो आइकनिक फिगर थे यहाँ पर, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से यहाँ पर, ठीक है, ना कि ये यहाँ पर लिंगायत से नहीं, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से यहाँ पर ये आते थे, ठीक है। तो इस जो बेसिकली ये पर्टिकुलर आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, तो हल्का सा ये इस तरीके से स्टेटमेंट बन गया ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी भी रहे, ठीक है। अब आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो पूछना, इस तरीके से आप लोगों को टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। तो पूरा टॉपिक आप लोगों के सामने है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के 2 आर्टिकल डिस्कस करूंगा और 2 आर्टिकल के साथ में आप लोगों को कंबाइन कर एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आप लोगों को आंसर करना है। वो क्वेश्चन जो दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर आप लोगों के सामने आएगा, उसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। 2019 में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी गया है, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा। तो बात की जा रही है डिस्कस द कोज, यानी कि आप लोगों को रीजन बताने हैं बेसिकली डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स, यानी कि जो दलदली फॉरेस्ट होते हैं, तटीय फॉरेस्ट होते हैं उनको, और एक्सप्लेन करना है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ द कोस्टल इकोलॉजी, यानी कि कोस्टल एरिया में इनके क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से इनके बेनिफिट होते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2019 में यूपीएससी के द्वारा खुद पूछा गया। और अभी फिलहाल क्यों न्यूज में आ गया, अभी फिलहाल इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है कि मैंग्रोव्स अलायंस बनाई जा रही है क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखते हुए, और इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो एक तो ये टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा। एक टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस किया, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, कि नासा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, कि नासा के द्वारा बेसिकली यहाँ पर मैंग्रोव्स को लेकर यहाँ पर अभी कुछ कमेंट किया गया था। तो वो भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि हमारे देश के बारे में कोई कमेंट कर रहा है बाहर का देश। तो इस तरीके से तो दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर आप लोगों को बेसिकली आंसर देना है। और ये इस क्वेश्चन का जो कि 2019 में आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। तो पहले एक टॉपिक कवर करते हैं, फिर दूसरा देखेंगे यहाँ पर, ओके। तो अभी यहाँ पर मैंग्रोव्स अलायंस जो है उसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ, दलदली फॉरेस्ट के बारे में। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर ये अलायंस बनाई गई है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन कर लिया है। तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के लिए हो सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ अभी यहाँ पर देखने को मिला है और इंडिया उसका पार्ट बन गया है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या है, पहले थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग जो है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक है ना, आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जब उसके बारे में समझ जाओगे, फिर क्वेश्चन कोई कहीं पूछ ले, चाहे आंसर राइटिंग का क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, चाहे आप लोगों से कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग उसका आंसर आराम से दे पाओगे, ठीक है। तो अभी मैंग्रोव्स अलायंस ये क्लाइमेट यानी कि जिसको MAC बोला गया यहाँ पर, ये बनाया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में, जो कि रिसेंटली अभी इसका 27 सेशन आप लोगों को इजिप्ट के अंदर में देखने को मिला। फिर से बोलूंगा, लोकेशन का नाम आप लोग बता देना, देखता हूं कौन कौन यहां पर बताता है। तो ये जो अलायंस है इसका बेसिक पर्पज ये है कि कैसे हम लोग चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो ये अलायंस जो है यहाँ पर ये एक तरीके से रिसर्च करेगा, इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, उसके लिए स्टेब्लिश किया जाएगा इंडोनेशिया के अंदर में। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कोस्टल एरिया देखने को मिलेंगे। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ये अलायंस है ताकि कंजर्वेशन को एक तरीके से सुधारा जा सके, रिस्टोर किया जा सके मैंग्रोव्स को। इसमें यहाँ पर ये बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये पार्टनरशिप है इंडोनेशिया के साथ में, जिसके द्वारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है सामने लेकर आया गया। तो इन्वायरमेंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और भूपेंद्र यादव जो कि हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर शेयर किया गया 27th कॉन्फ्रेंस। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, पार्टनर जो यहाँ जो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया UAE और यहाँ पर इंडोनेशिया की पार्टनरशिप में, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये कंट्री के द्वारा इसको ज्वाइन कर लिया गया, क्योंकि हमारा भी काफी बड़ा कोस्टल एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है।
तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। अगर बात करें, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोगों से, जैसे कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग है, जो आप लोग समझ पाओगे, उसके साथ में आप लोग कनेक्ट भी कर पाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 2015 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में, ठीक है। तो बात की जा रही है मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग ये बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि टॉपिक ऐसा है कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बनेंगे, तो इसके बारे में आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिए। बाकी मैंग्रोव कहाँ पर कैसे कैसे हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक में जब डिस्कस करूंगा तो डिटेल में बातें करेंगे, सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर आप लोगों को आंसर राइटिंग के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके दोस्तों, नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे देश में इसरो है। जब उसको कोई सैटेलाइट वेटेलाइट वगैरह लॉन्च नहीं करना होता है, वो फ्री बैठी होती है, तो उसको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। और मज़ा कैसे आएगा कि दूसरे की ज़िंदगी शांति में चल रही है, तो उसमें जाके कुछ ना कुछ टांग अड़ाई जाए, उसमें जाके कुछ उंगली की जाए, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ खलबली मचे, तो हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी बाहर आए। अक्सर यूएसए में जो एजेंसीज़ हैं, वो जब उनको कुछ काम नहीं होता है, तो वे ढूंढने चल देती है कि कहाँ पर कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी ज़िंदगी में जाकर थोड़ा सा ताका झांकी की जाए, आखिर उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ऐसा ही यूएसए की एजेंसी नासा के द्वारा छोड़ छाड़ कर पूरी दुनिया, हमारी कंट्री में एक आइलैंड है जिसका नाम है कच्चल आइलैंड, और ये निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, ये है यूएसए। अब यहाँ से ये कहाँ पर आए, ये यहाँ पर आए देखने के लिए कि मतलब थोड़ा सा अच्छी सी जगह चला जाए, थोड़ा नहीं एक एंटरटेनमेंट किया जाए थोड़ा सा। आखिर यहाँ पर मैंग्रोव्स कम कैसे हो गए, कम कैसे होते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये एक स्टडी छपी है, कहाँ पर छपी है, ये छपी है डाउन टू अर्थ में। तो ये नासा के द्वारा बोला गया कि मैंग्रोव्स यानी कि जो दलदली फॉरेस्ट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो गए हैं। अब देखो, इन्होंने दो काम यहाँ पर कर दिए। एक तो ये जैसी न्यूज़ बाहर निकल कर आई, हमारे देश के जो लोग हैं, खासकर जो साइंटिस्ट वगैरह या फिर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनकी नहीं एक माथे में सिकन पड़ गई कि यार ये कैसे हो रहा है। दूसरा, आप लोगों के लिए टेंशन क्रिएट कर दी कि आप लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर ये कच्चल आइलैंड जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो आप लोगों के लिए एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बन गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग भी याद रखिए। अभी यहाँ पर बोला गया है कि मोर देन 90% जो मैंग्रोव्स हैं यहाँ पर, वो खत्म हो चुके हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात भी है। और इसका रीज़न बताया गया है इंडियन ओशियन सुनामी। देखिए, सुनामी एक इतनी बड़ी, एक आप लोग बोल सकते हो कि पानी की एक धारा होती है या फिर पानी का एक प्रवाह होता है। जितनी बड़ी बड़ी आप लोग कई बार बिल्डिंग बोलते हैं ना, तो बिल्डिंग को भी वो आसानी से बहा कर ले जाती है। तो इस तरह की कंडीशन सुनामी में आप लोगों को देखने को मिलती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिन मैंग्रोव्स यानी कि दलदली फॉरेस्ट को ये बता रहे हैं कि खत्म हो रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई सुनामी या फिर कोई बाढ़ वगैरह आती है कोस्टल एरिया में, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं उसको रोकने में। और यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है कि इसी पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ पर इसी सुनामी की वजह से फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो गए। तो ये है पूरा न्यूज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकते हैं जीएस पेपर 2 में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नासा ने तो अपनी बातें बोल दी और बोलकर वो शांति में बैठ गया। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से किसी की चोटी काट लो और बैठ जाओ, फिर देखो सामने वाला कैसे कूदता है। तो वही काम हो गया। अब यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक शब्द यूज किया गया आर्किपेलिगो। इसका मतलब होता है कि जो छोटे छोटे जो बेसिकली आइलैंड है उनका एक समूह। तो निकोबार भी एक तरीके से आर्किपेलिगो आप लोगों को देखने को मिलेगा। छोटे छोटे कई सारे आइलैंड है। एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से यहाँ से। आप लोग ये बताइए कि टोटल हमारे देश के अंदर में जो अंडमान निकोबार वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, उसमें कितने आइलैंड है अगर हम लोग गिनने बैठते हैं। आप लोग इसका क्वेश्चन जाकर एक बार सर्च करिएगा ये गूगल पर, आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। यानी कितने सारे आइलैंड है। और उसमें से एक आइलैंड उन्होंने छांटा चूज किया कि भाई साहब यहाँ पर मैंग्रोव्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसके बारे में याद रखिएगा। तो कच्छल द्वीप है यहाँ पर ये, जहाँ पर मैंग्रोव्स यानी कि दलदली फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में इन्होंने जो पार्ट पढ़ाया है अपनी स्टडी के अंदर में, उसमें कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। भाई हमारे बारे में कोई बाहर वाले लोग बातें कर रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए ना कि क्या क्या बातें चल रही हैं दुनियादारी में। तो इनके द्वारा कुछ बातें ऐसी ऐसी बताएगी कि अगर बात करें टोटल मिलाकर जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से ये मैंग्रोव्स जो है वो खत्म हुए हैं, ठीक है, तो इसका एरिया भी इन्होंने काउंट कर लिया कि लगभग 3700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और कब से कब तक का यहाँ पर ये 1999 से लेके लगभग 2019 तक का। तो इतने टाइम पर इतने जो मैंग्रोव्स यानी कि जो दलदली फॉरेस्ट हैं वो खत्म हो गए हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही नेगेटिव बातें बोली हैं, कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं हमारे बारे में। इन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें बताई हैं क्या कि इतने तो खत्म हुए, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म ही खत्म हुए। लगभग 2100 स्क्वायर यानी कि 3700 स्क्वायर तो खत्म हुए,
लेकिन लगभग अगर बात करें तो 2100 स्क्वायर जो एरिया है यहाँ पर किलोमीटर का, वो यहाँ पर रिकवर भी हुआ है, यानी कि गेन भी हुआ है। तो टोटल मिलाकर आप लोगों को जोड़ घटा तो बताइए, अगर इसमें से आप लोग इसको माइनस करोगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया 6, ठीक है 3 में से 2 गया 1, तो लगभग 1600 यानी कि 1600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो नेगेटिव में चला गया है। तो ये सोचने वाला मुद्दा है। तो यानी कि इनके द्वारा पहले झटका दिया गया, ठीक है, उसके बाद में बताया गया कि नहीं नहीं डरो मत, कुछ अच्छा भी हो रहा है। वो अच्छा क्या है कि इतना गेन भी हुआ है, यानी कि पहले नहीं वो हार्ट अटैक दे दो और उसके बाद में थोड़ी सी अच्छी बातें बता दो, तो वो हरकतें इनके द्वारा थोड़ी की गई है। फिर बताया गया कि टेंशन मत लो, हम तुमको रीजन बताते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जैसे नहीं कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ा नहीं जा रहा है, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है भैया, सर पढ़ने का मन नहीं करता है, आलस आता है। यार वो सबको आता है, तुमको कौन सा सोने चांदी चमनप्राश वाला आलस आ रहा है, वो तो सबको आता है। तो सर क्या करें यार, भगाओ उसको मार पीट के, क्यों उसको पकड़ के रखना है। तो वही वाली बातें हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब यार ये है, देखो अगर जैसी जिंदगी आप लोग जीना चाहते हैं ना, उतनी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। सो नॉर्मल सी बात है यार, इसमें कौन सा वो नहीं कहते कौन सा इसमें जादू जुड़ता है। आप नहीं करोगे कोई और करेगा, वो सीट लेके चला जाएगा, कोई ना कोई तो लेके जाएगा, खाली तो वो रहने से रही, वैसे ही महामारी है ठीक है। तो आप लोग मेहनत कर लो। तो इनके द्वारा जो रीजन बताया गया उसमें सबसे बड़ा तो नेचुरल कॉज बताया गया है, यानी कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रकृति अपने आप कर रही है। वो कैसे भाई साहब, अर्थक्वेक का नाम सुना है, ये कौन बोला है, वो वही भूकंप। तो नहीं एक तरीके से अर्थक्वेक का नाम सुनते ही मुझे एक बात याद आ जाती है। जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे के झटके आते रहते थे कई बार, तो बीच में एक बार अर्थक्वेक आया, थोड़ा सा भूकंप, तो एक इंसान जो है छत पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया। तो सारे देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्या चिल्ला रहा है, कि कई बार लोगों को पता नहीं होता है अर्थक्वेक क्या होता है। तो फिर कह रहा भागो में भूकंप आ गया तो उसके बाद में लोगों में कलबली मची। तो वही चीज़ है, तो भूकंप आता है, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। कई बार सुनामी आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसको तुसनामी, टी साइलेंट होता है, सुनामी होता है TSUNAMI, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी वजह से सबमर्ज हो जाता है, जो ये दलदली फॉरेस्ट है उनमें दिक्कत में आ जाते हैं। तो मेन रीजन तो यहाँ पर ये अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की वजह से जो सुनामी आई, ये बहुत ही खतरनाक सुनामी थी। याद रखिएगा 2004 में बहुत सारी चीज़ें इसने बर्बाद कर दी थी। आप लोगों को पता है हमारे देश में अगर बात करें, जब तक सर पे चीज़ें नहीं पड़ जाती हैं तब तक हम लोग सुधरते नहीं हैं। 2004 में जब सुनामी आई उसके बाद में लगा यार दिक्कत चल रही है, कुछ ना कुछ सुधार लेते हैं। तो तब जाके इन्होंने 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया। यानी कि जब तक ना वही आप वाली हरकतें कर रहे हैं, जब तक एग्जाम सर पे ना आ जाए ना, तब तक किताब उठा के देखनी नहीं है। तो वही काम इनका था, वरना पहले बना लेते तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। तो ये अर्थक्वेक इतना खतरनाक था कि 9.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। इसका मतलब ये कि ऐसी हिलेगी ना चीज़ें कि बड़ी खतरनाक तरीके से। आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो अर्थक्वेक था, ये अगर इस लेवल का अर्थक्वेक अगर आ जाए तो ये समझो कि सारी चीज़ें फ्लैट हो जाए ज़मीन के ऊपर, ठीक है। ये समुद्र के अंदर जो यहाँ पर ये अर्थक्वेक देखने को मिला था, तो इसने बहुत सारे जो मैंग्रोव्स हैं वो खत्म कर डाले थे, लगभग 90% के करीब। तो ये बोला गया। इसी के साथ में सी लेवल जो बढ़ रहा है, आप लोगों को पता ही है आज की डेट में, इनके समुद्र का जो लेवल बढ़ रहा है, किसकी वजह से? वो इसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है कि आप लोग पानी पी पी कर बहुत सारे लोगों ने टॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया तो समुद्र का लेवल बढ़ गया, ऐसे नहीं होता। वो समुद्र का लेवल इस तरीके से बढ़ता है जैसे कि हिमालयन रीजन में जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना कि यूरोप वाले रीजन में टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब जहां पर लोग जो है अपने स्वेटर नहीं उतारते हैं, उनके स्वेटर में जुएं हो जाती है तब भी वो नहीं उसको उतारते हैं, इतना मतलब ठंडा वहां पर रहता है। उसके बाद भी वहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहां पर टेम्परेचर हो गया, तो इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, फिर बर्फ पिघलता है। बर्फ पिघलने के बाद में जो वो बर्फ होता है वो ओशन यानी कि समुद्र के अंदर आता है, तो फिर यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन यहाँ से निकल कर आ रही है। तो इसकी वजह से यानी कि पहला रीजन क्या हो गया, ये हो गया अर्थक्वेक। दूसरा रीजन क्या हो गया, दूसरा हो गया सी लेवल का बढ़ना। और बाकी रही सही कसर तो यार हम भी पूरी करते हैं ना, इंसान यानी कि ह्यूमन की वजह से जो चीजें होती हैं। तो लगभग ये बोला गया कि ह्यूमन एक्टिविटी ने भी रोल प्ले किया है, लगभग 27% के करीब जो यहाँ पर ये फॉरेस्ट खत्म हुए हैं उसमें इंसानों ने भी अपना रोल प्ले किया है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर इन्हीं की वजह से दिक्कत हो रही है, नेचुरल चीज़ों की वजह से, हम भी वहाँ पर हरकतें कर रहे हैं। तो हमारी हरकतें क्या हैं, जैसे कि हम लोग वाटर को डाइवर्ट कर रहे हैं, कई बार तो पानी को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग अपनी एग्रीकल्चर जो है यानी कि एक तरीके से जो लैंड है नॉर्मल, वहाँ पर उसको मैं एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार आसपास में कोई जोड़ था, तालाब था, भर भर कर मिट्टी, वहाँ पर घेर बना दिया, अब कबड्डी खेलते हैं वहाँ पर बैठकर। ये तो फिर भी सही है, चलो लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अभी पता नहीं कहाँ की एक न्यूज़ थी, वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा काम किया गया, तालाब को भर के पुलिस स्टेशन बना दिया उसके ऊपर ठीक है, अब कर लो क्या करना है। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें जो हैं आप लोगों को देखने को मिलती है नॉर्मली, तो इसकी वजह से यहाँ से दिक्कतें निकल कर आती है। और मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
अगर बात करें आप लोगों से पूछा जाए तो ये एक तरीके से काफ़ी सारे जो जीव जंतु यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आप लोग पेड़ पौधों की आकृति देखोगे तो कुछ इस तरीके की आप लोगों को यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है, जैसे मैंग्रोव्स टाइप में। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये नहीं होगा यहाँ पर, जैसे कई बार सुना होगा ना कि ये दलदली फॉरेस्ट है, एनसीईआरटीज में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि ये दलदली फॉरेस्ट है। और इनकी एक प्रवृत्ति होती है कि ये जैसे पेड़ होते हैं, इन्हीं में से अलग अलग तरीके इस तरीके जो पेड़ हैं जड़ टाइप की निकलने लगती है। नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, इसको विविपोरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ये पर्टिकुलर ये फॉरेस्ट वाला जो एरिया होता है इस तरीका जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, तो ये झुंड बनाकर आप लोग बोलते हैं, तो इनमें से अलग अलग निकलते रहते हैं इस तरीके से, जो विविपोरस नाम इसको दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी ही डिफरेंट तरीके की एक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बट नहीं निकलते, जैसे आप लोगों ने, चलो एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, गन्ना कितने खेतों में गन्ना उगाया है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा वो बोलते हैं गन्ने की आंख है, इसी में से गन्ना निकलेगा। तो वो तरीके की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो कई बार ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, पर वही है, एक थप्पड़ मारोगे सही है भाई साहब, दूसरा मारोगे ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर तो वही संजय दत्त वाली बात कि गांधी जी ने कहा था कि एक थप्पड़ तो मार लो, झेल जाएंगे, दूसरे मारे तो फिर उल्टा पकड़ के तुम भी उसको पटक दो। तो ये वाली बात है। तो एक तरीके से इनकी रूट जो है, यहाँ पर जो रूट है वो सबमर्ज रहती है पानी के अंदर में, पर लेकिन जब पता चला पूरा ही पेड़ डूब गया है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कंडीशन खराब होने लगती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से सिचुएशन खराब होती है। और इसी की वजह से यहाँ पर इनकी जो ये खत्म हुए हैं यहाँ से, ये इसी की वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया से खत्म भी हुए हैं। और एक बात बता दूं, कोई भी अगर नेचर के अंदर में कोई कुछ ऐसी चीजें हो रही है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे यहाँ पर ये इस तरीके जो ये सींग निकले हुए हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को जानकर भी थोड़ा सा वो लगे कि नेचर अपने आप में कितनी खूबसूरती में रहती है। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ पर रहते हैं वो एक तो सोल्टी एरिया होता है काफी ज्यादा, और ऑक्सीजन की लेवल वहां पर काफी कम होता है। और भाई साहब पेड़ों को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनकी जो रूट्स होती हैं उनको, तो इसकी वजह से वो ना बाहर निकल कर आने लगती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन नहीं हो पाता है वहाँ पर, उसकी वजह से कम रहता है, तो लिमिटेड या फिर नील के बराबर होती है। तो उसी की वजह से जो स्पेशल रूट्स जो होती हैं वो बाहर निकल कर आते हैं कि नहीं कहते बाहर निकल के पानी में बहुत देर तक मुंह रखा फिलाए, सांस आ गया, ठीक है, तो सांस लेने बाहर आती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर इनकी इसलिए देखने को मिलती है। सी के लिए शब्द यूज किया गया यहाँ पर जो पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं न्यूमेटोफोरस, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले न्यूमेटोफोरस क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो कि सांस लेने का काम करते हैं इस तरीके से, तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग ये एक नहीं कॉन्सेप्ट टाइप में क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे, छोटे से एक वर्ड के टाइप में, ठीक है। तो जैसे पूछ लिया न्यूमेटोफोरस क्या होता है, तो विविफोरस क्या होता है, तो ये सीड जर्मिनेशन होता है जो कि स्टिल अटैच टू द जो ट्रीज रहता है उसके साथ में जो जड़ें कनेक्ट होती हैं, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक तरीका स्ट्रक्चर होता है। हालांकि आगे चल के डिटैच होकर एक नया प्लांट बन जाता है, पर लेकिन ये जो कंडीशन होती है इसको आप लोग न्यूमेटोफोरस बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसको माइंड में क्लियर रखे चलिएगा। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, यार ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने बातें तो कर ली, पर लेकिन इसके बारे में अगर कोई पूछ ले कि ये कहाँ कहाँ पर हमारे देश में पाए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं कि ये बताओ कि कौन से एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कितना एरिया कवर्ड है। अगर उसके बारे में कोई आप लोगों से पूछने लगे तो उसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट या दलदली फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो सुंदरवन डेल्टा यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो है गुजरात वाले एरिया में। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, फिर अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। एटलीस्ट 5 तो आप लोग कम से कम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहां पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इवन यूपीएससी ने भी यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो यूपीएससी को लगा कि बढ़िया मौका है, चौका मार लो, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन तैयार करके चला गया। तो ये स्लाइड इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। टोटल दुनिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है तो उनका एरिया अगर आप लोग देखोगे तो 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और एशिया में सबसे लार्जेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट, और एशिया में भी साउथ एशिया में अगर बात करें 6.8 ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो अकेले इंडिया के अंदर में 45% है। तो इसलिए आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि नासा अपनी दूरबीन लेकर हमारे एरिया में क्यों आया, क्योंकि उसको पता है कि सबसे ज्यादा जो माल पानी जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट का वो हमारे पास में है। आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई उसके हिसाब से अगर बात करें तो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 0.15 है कंट्री के टोटल जियोग्राफिक एरिया।
तो वहां पर आप लोगों को ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। ये मत बोलना फिर क्वेश्चन कहां से बन गया भाई साहब, यहां से बन गया। बोलेंगे कि बता दीजिए सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है, और इसका नाम सुंदरवन क्यों रखा गया, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है ये। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सुंदरी नाम का एक ट्री पाया जाता है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो लार्जेस्ट मैंग्रोव्स है, और ये कहां पर, इंडिया के अंदर में। अरे ना बाबा ना, इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में। ठीक है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी ये लिस्टेड है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ में अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो भितरकनिका मैंग्रोव्स यानी कि जो दलदली फॉरेस्ट है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। कहां पर है, उड़ीसा के अंदर में। तो अगर आप लोग उड़ीसा वासी हैं तो आप लोग इसके याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। कंफ्यूज मत हो जाना, आप लोग बोलने लगोगे सर अभी तो बोला था आपने पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल है, दूसरे पर गुजरात है। भैया वो एरिया के बारे में मैंने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि फॉरेस्ट वाला जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के बारे में जो बात करूँ, वहां पर टोटल एरिया के बारे में बात की जा रही है स्टेट की। ठीक है, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, खुद भी नहीं कंफ्यूजियाना और मुझे भी मत कंफ्यूजन में डालना। ठीक है, तो उड़ीसा की जो दो रिवर है यहाँ पर, एक का नाम है यहाँ पर ब्रह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी, और दूसरा है यहाँ पर ये है बैतरणी। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर रिवर में आप लोगों को ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और ये सिग्निफिकेंस रामसर वेटलैंड की कैटेगरी में भी आता है। रामसर साइट है ना, आप लोगों ने कई बार पढ़ी है, वो रामसर साइट कई बार मैंने पढ़ाई आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो रामसर साइट के दर्जे में भी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर आज की डेट में कितनी रामसर साइट है बताना जरा कमेंट बॉक्स में। अभी फिर से कुछ और ऐड हो गई है, तो देखिए देखता हूं कौन सी आंसर देता है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी रहती हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, और जैसा मैंने बताया इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ये बेसिक फूड जो चेन रिसोर्सेज में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट तरीके की वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट एरिया माने जाते हैं। खासकर बात करें ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिकल एलिमेंट या फिर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोस्टल एरिया में, तो इनकी काफी इज्जत है इन फॉरेस्ट की। ठीक है, ये बेरोजगार फॉरेस्ट नहीं भाई साहब, ये काफी हाई जॉब काफी हाई सैलरीड फॉरेस्ट है, ये ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो अगर ये खत्म हो रहे हैं तो दिक्कत की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो जितनी भी कहानी मैंने सुनाई है वो पीपीटी में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में सुना रहा था। तो यहाँ पर जब पीपीटी आप लोग जाकर देखोगे तो उसमें भी आप लोगों को ये सारी कहानियां क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो, शांति में बैठ के बिल्कुल मजे में सुना करो, समझा करो, और फिर उसके बाद में उसको पचा के तब उठा करो। ठीक है, क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने ये सुना है पूरा टॉपिक। इससे पता चलेगा कि सो रहे थे या टकटकी लगाकर सुन रहे थे। 2015 में यूपीएससी को प्यार आया इसके ऊपर, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया हैज कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहां पर जो ये फॉरेस्ट होते हैं मैंग्रोव्स, और इसी के साथ में सदाबहार वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, और जो ऐसे नहीं जैसे जो पतझड़ वाले जो मौसम होते हैं, तो कहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है, इनका कॉम्बिनेशन कहां पर पाया जाता है, तो ये बोला गया। ठीक है, तो बोला गया कि यहां पर नॉर्थन कोस्टल जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, दूसरा बोला गया साउथ वेस्ट जो साउथ वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, इसी के साथ में साउथ सौराष्ट्र वाला रीजन देखने को मिलेगा, और अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। वीडियो को पॉज कर आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन अपने सही तरीके से दिमाग को लगाता है और कौन इसका सही आंसर देता है, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, दे लिया आंसर, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर बात करें नॉर्थ अंडमान वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो आप लोगों को नजर आता है एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो नॉर्थ अंडमान होता है, मिडिल वाला अंडमान जो होता है यहां पर उसको बोलते हैं डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट, मिडिल अंडमान पे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो आप लोगों को निकोबार वाले रीजन में भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके अलग अलग फॉरेस्ट आप लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में इस तरीके डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिल्कुल यूपीएससी के लेवल का। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, और यहाँ पर ऐसे ही दिया गया जैसे लेटेस्ट अभी यूपीएससी का पेपर भी आप लोगों को देखने को मिला था। एशिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, ये बोला गया एशिया के अंदर में, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि इंडिया में कंट्रीब्यूशन जो है वो 45% है साउथ एशिया का, और सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल के अंदर में वो लार्जेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर में। तो स्टेटमेंट ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, या ऑल 3 स्टेटमेंट सही है, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी, अगर आप लोगों से पूछा जाए बताइए क्या है सही आंसर।
सही आंसर है इसका सी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। यही मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर टॉपिक को ढंग से सुना है तो टॉपिक को ऐसे तैयार करना है, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, जरा सा टाइम लगता है, बताया करो कि आप लोगों की समझ में आ रहा है या फिर कोई डाउट है, ताकि मैं उसको आगे आने वाले टाइम में और इंप्रूवमेंट कर सकूँ उसके अंदर। तो थम्स अप देकर बता सकते हैं या फिर डिसलाइक कर या फिर कमेंट बॉक्स में, जैसे भी आप लोगों को सूटेबल लगे। ओके, इन्वायरमेंट के बारे में बात करें और मिडिल ईस्ट के बारे में बात करें तो दोनों में अक्सर जो है एक तरीके से ना एक मतलब एक तरीके से अपोजिट एक भाव रहता है। मतलब रेगिस्तान वाले रीजन में इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाए तो थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है, पर लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव जो है उससे रिलेटेड समिट अभी जो है यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिली और किसके द्वारा कंडक्ट की गई, ठीक है। तो याद रखिएगा मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव ये आप लोगों को सऊदी अरेबिया के द्वारा लीड की गई। बेसिकली क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन जो रीजन है ये मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर रीजनल लेवल पर जो यहाँ पर फोकस किया जा सके कि कैसे यहाँ पर एक तरीके से कार्बन एमिशन को कम करना है। यानी कि पूरा फोकस ये है कि कार्बन एमिशन को कैसे कम करना है, वही कार्बन एमिशन जिसमें हमारा टारगेट आप लोगों को पता है कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी बात है, सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। लगभग 50 बिलियन ट्री लगाने की बात की जा रही है इन रीजन में, ताकि यहां पर चीजों को ढंग से सुधारा जा सके और जो लैंड खराब हो चुकी है उसको भी इंप्रूव किया जा सके। तो ये जो हेल्प करेगा रिड्यूस करने में 2.5% जो कार्बन जो लेवल है इंटरनेशनल लेवल पर। तो डायरेक्ट एक इनिशिएटिव के बारे में कि इनिशिएटिव किसका है, क्या कर सकता है, वो सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट आप लोगों के सामने आंसर है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को ढंग से समझना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने किस किस ने आज तक ब्लड डोनेशन किया है, मतलब ब्लड डोनेट करने वाले एसएलवी फैमिली मेंबर अपना नाम बता सकते हैं कि हाँ हमने ब्लड डोनेट किया है। कोशिश किया करो कि ब्लड डोनेट जरूर किया करो, साल में एक बार तो कम से कम आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप लोगों की बॉडी जो है वो अच्छी रहेगी। अब तक हमारे देश से बहुत सारे लोगों की जान जाती थी ब्लड डोनेशन की वजह से, यानी कि ब्लड डोनेशन की वजह से नहीं, मतलब ब्लड न मिलने की वजह से और या फिर गलत ब्लड मिलने की वजह से। उसी के ऊपर अभी यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी स्टडी की गई है जिससे दुनिया में काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। लैब में ब्लड को बनाया जाएगा, यानी कि ब्लड अब बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब लैब में भी ब्लड को आराम से बनाया जा सकता है। और ये क्लिनिकल ट्रायल जो है अभी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसको कंडक्ट भी कर लिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है इसमें जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ब्लड है यहाँ पर इसको जो बनाया जा रहा है वो स्टेम सेल के थ्रू बनाया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा स्टेम सेल के ऊपर यहाँ पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है कि स्टेम सेल का इस्तेमाल करके इंसान की बॉडी के पार्ट तक डेवलप किए जा सकते हैं। जिसे बोला था किसी को हार्ट की बीमारी है तो हार्ट वगैरह डेवलप किया जा सकता है, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो ऐसे यहाँ पर ब्लड जो है वो बनाया जाएगा और काफ़ी सिग्निफिकेंस है जब यहाँ पर लोगों को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार हॉस्पिटल के अंदर मिलता नहीं है और मैंने तो आप लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें शेयर भी की हैं। मेरा एक दोस्त था जिसकी डेथ हुई थी यहाँ पर बेसिकली कैंसर की वजह से। उस टाइम पर मैंने बड़े ही करीब से कैंसर हॉस्पिटल या कैंसर के पेशेंट देखे, क्योंकि कई बार उसको ब्लड दिया था जाकर। उस टाइम पर उसका जो ब्लड था 10-15 दिनों के अंदर में जो ब्लड की रिक्वायरमेंट बन जा रही थी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ब्लड था वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। तो उस टाइम पर जब कंडीशन देखी, मतलब जैसे उसको ब्लड मिला उसी अगले दिन ही उसका चेहरा जो है बिल्कुल खिला खिला नजर आएगा। और जैसे ही ब्लड जो है बॉडी में से बेसिकली वो नहीं एक तरीके खराब होना स्टार्ट हो गया, खत्म होना स्टार्ट हो गया, चेहरा ऐसा मुरझा सी जाएगा, बिल्कुल मुंह जो है ना बिल्कुल अंदर धस जाएगा। रोना आता था यार देखकर उसकी बंदे को, मतलब ये बोलता था कि यार बस अब तो यही इच्छा है कि यहाँ से निकल के जाऊँ और बस शांति में बैठ कर नहीं गाँव में जाकर अपना चारपाई बिछाकर पेड़ के नीचे लेटूँ तो ज़िंदगी जीने में मजा आए। मतलब ज़िंदगी से इरिटेट मैं बोल रहा हूँ, मेरा रोना आ जाता था कई बार जाकर उससे मिलता था। पर लेकिन वही है, बहुत ही संघर्ष के साथ में लड़ता हुआ जो है अभी हमारे बीच में नहीं है। तो उस टाइम पर मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था अंदर से। मैंने कहा यार नहीं साथ का बिल्कुल जिसके साथ में तुम रहते हो, खेलते फिरते हो, मतलब अच्छे से एंजॉय करते हो, तो वो वाला इंसान चला जाए तो अंदर से झटका लगता है। तो वो वाली चीज़ें हुई थी। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पर ब्लड की। पता नहीं किस किस से मैंने रिक्वेस्ट किया यार ब्लड चाहिए ऐसे, मतलब लोगों से फ़ोन कर करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। मैंने कहा यार ब्लड चाहिए ऐसे, यार ब्लड दिला दो। तो मतलब बहुत सारी हो पा रहा था, अरेंज नहीं भी हो पा रहा था। उन मतलब घर वाले सारे परेशान, बहुत बुरी कंडीशन है। और वो भी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर में ब्लड जाकर देखना आप लोगों को समझ में आएगा। जिनको लगता है ना ज़िंदगी जीने में मतलब बहुत ही कठिनाई है, कैसी ज़िंदगी चल रही है, किसी दिन कैंसर हॉस्पिटल घूम के आ जाना यार, ठीक है। आप लोगों को हर 10-15 मिनट में ना वहाँ से इंसान की जो है डेड बॉडी निकलती नजर आएगी। तो सारे घमंड जो है आप लोगों के चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये ज़िंदगी में आप लोगों को समझ में आएगा कि हम हैं क्या। क्षण भर के
पटाखे पटक जाते हैं जरा सी देर में, जिसके ऊपर इतना घमंड होता है ना। इसलिए कहता हूँ कि कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें हैं उसको एंजॉय करो और अपनी पारी खेल के यहाँ से निकल लो। तो सारी बातें आप लोगों के सामने जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या है, आप लोग क्या लग रहा है, रेड प्लैनेट है, क्या है बेसिकली सूरज है, क्या है बताइए, गैस कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये है बेसिकली ब्लड मून, ठीक है। तो ब्लड मून के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये ब्लड मून है, जो कि यहाँ पर ब्लड मून जो है वो विटनेस हुआ कई सारे पार्ट में इंडिया के अंदर भी। इसको टोटल लूनार भी बोला जाता है, ठीक है, टोटल लूनार इक्लिप्स भी आप लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं। मेन के जो ब्लड मून जो यहाँ पर बताया गया, इसको पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, जो कि पृथ्वी से यहाँ पर देखना आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर इंडिया के अंदर से भी। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो ये ब्लड मून है यहाँ पर, ये रेडिश कलर का यहाँ पर हो जाता है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे लाल ग्रह है यहाँ पर। तो ये कई टाइप के हैं, जैसे लूनार इक्लिप्स के बारे में बात करें तो ये इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर व्हेन ओनली ए पार्ट ऑफ द मून एंटर द अर्थ शैडो, ठीक है, एक पार्ट जब अर्थ की शैडो में आ जाता है तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब कोई मून एंटर द पार्ट ऑफ, जो यहाँ पर देखिए ये ना एक तरीके से आप लोग देखते हैं चंद्र ग्रहण होते हैं, सूरज ग्रहण होते हैं, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है आप लोगों को कई बार बेसिकली ये एनसीईआरटीज में भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सूरज हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है पृथ्वी हो गई और यहाँ पर चांद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी बीच में आ गई, अब यहाँ पर सूरज हो गया, यहाँ पर चांद हो गया और यहाँ पर पृथ्वी हो गई। तो कुछ ऐसे पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर ये इस तरीके से चीज़ें समझाई जाती हैं कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूरज ग्रहण हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें, तो इसी को यहाँ पर बेसिकली ब्लड मून का नाम दिया गया, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, ये न्यूज आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम से लेकर। इसके बारे में और भी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अगर टाइम रहेगा तो, क्योंकि वैसे ही इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन से भी मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के बारे में। अभी हमारे देश में अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने हैं तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए खरीदे जाते हैं। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अपने नेताओं को चंदा देना है तो आप लोगों के पास में 10-10 दिन का टाइम होता है। और यहाँ पर ये जो 10-10 दिन का टाइम होता है ये 4 महीने में होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। अभी यहाँ पर न्यूज़ क्या है, अभी यहाँ पर जो न्यूज़ है, यहाँ पर ये 10 दिन का टाइम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें चेंज करने की बात यहाँ पर की जा रही है। मतलब यहाँ पर इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि ये अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के अंदर में सेल करने के लिए एडिशनल 15 डेज दिए जाएंगे उस ईयर में जहाँ जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन या टू द असेंबली, टू द स्टेट या फिर यूटीज जहां पर देखने को मिले हैं। यानी कि जहां पर इलेक्शन रहे वहां पर उस पर्टिकुलर बेसिकली साल के अंदर में 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए यहाँ पर, ताकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड और बेचे जा सके इनके, ताकि गवर्नमेंट को और अच्छा खासा चंदा मिल सके। तो अपनी पेट पूजा करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। तो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, एसबीआई इकलौता बैंक है हमारे देश में जो कि यहाँ पर ऑथराइज्ड है जो बॉन्ड बेचने के लिए, और हमारे देश के सिटीजन और हमारे देश की कंपनी जो कि देश के अंदर में स्टैब्लिश है वही इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकते हैं, कोई और नहीं खरीद सकते हैं। आप लोग बोले क्यों नहीं खरीदने देते, किसी से पैसा ले लो, अच्छा तो रहेगा, बाहर से पैसा आ रहा है, मजे में हम यूज करेंगे। अगर आप लोगों को कोई पैसा देगा तो भाई साहब फ्री में नहीं देगा, वो आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट भी करेगा। यानी कि पैसा देते ही लोगों के जो हैं फिर एक्सपेक्टेशन आप लोगों से बढ़ जाती है कि हाँ भाई साहब अब ये इंसान हमारे हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अगर पैसा नहीं दे रहा है तो अपने हिसाब से काम कर सकता है, आज कर रहा है नहीं कर रहा है, कल कर रहा है नहीं कर रहा है, पर लेकिन अगर पैसा दे रहे हो तो फिर उसकी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि सामने वाले को पैसा दे रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से काम करे। तो बड़ी बड़ी कंपनी जब पैसा देती हैं तो फिर वो अपने फेवर में काम लेने की कोशिश करती है, इसलिए कहते हैं कहीं डूबी हुई कंपनी से पैसा ले लिया, पता चला कंपनी खड़ी हो गई फिर से। तो ये पॉलिटिकल जो एक तरीके से कनेक्शन है, कई जगह ऐसे लिए काम आते हैं, ठीक है। तो ये सोचिए आप लोग यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर करप्शन जो है वो पराकाष्ठा पार करता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि एक सिस्टमेटिक वे में पब्लिक फंडिंग के थ्रू यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने चाहिए, पर लेकिन वो चीज़ें जब भी आती हैं तो सारे नेता जो गण जो हैं वो हाथ खींच लेते हैं अपना। रीज़न आप लोगों को पता है, क्योंकि जब भी आप लोग पॉलिटिशियन के ऊपर कोई एक ऐसी चीज़ें करना चाहोगे ना, ये सारे पॉलिटिशियन जो है कंट्रोल में आ रहे हैं, तब सारे पॉलिटिशियन आप लोगों को एक जगह खड़े हुए मिलेंगे। ये इंटरेस्टिंग है, आप लोग कभी नोटिस करना ये चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो इसको आप लोग जब समझोगे, पढ़ोगे और फिर जाकर सिस्टम में बैठोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग कनेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। एक और स्लाइड आप लोगों के लिए डाल दी यहाँ पर, अगर आप लोग और अच्छे से देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डाल लेना, ओके।
इंडिया का फर्स्ट जो नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा, द नेशनल बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है वो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर में यहाँ पर बेसिकली लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, अभी जो है MC² जो जीत का है फरीदाबाद का ही था ना, लोंडा फरीदाबाद का। यार आप लोगों ने सबसे फेमस गाना जो रोम रोम सुना इसका, राम राम ले ले राम राम, इतना वायरल हुआ कि उस पर मीम्स तक बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कहीं से भी निकल कर आज तक कहीं भी पहुंच सकते हो यार, अगर आप लोगों के अंदर पैशन है। शानदार तरीके से बंदे ने तैयारी कर रखी थी, एक एक पॉइंट पर पूरे उसमें कंपटीशन में कहीं एक सिंगल पॉइंट पर वो बंदा जो है, ऐसा नहीं हुआ कि वो बंदा जो है मतलब एक तरीके से भूला हो कहीं पर भी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा हर एक गाने में बिल्कुल शानदार तरीके, श्रुति भी मतलब अच्छा गा के गई, श्रुति था नाम, और बाकी जो है पैराडॉक्स जो है बंदा सेकंड नंबर पे था, वो एक डाइवर्स काफी मल्टी टैलेंटेड बंदा था। ठीक है, तो समझ सकते हो, तो टैलेंट आप लोगों का कभी छुपेगा नहीं अगर आप लोग थोड़ा सा साहस करोगे और अच्छे से निखार भी सकते हो उसको। गवर्नमेंट जो ये एक बताना कैसा ये चेंज लग रहा है आप लोगों को, आधार आप लोगों के पास में सबके पास में अमेंड कर रही है और यहाँ पर बोल रही है कि अपडेट किया जाएगा वंस बाय आधार होल्डर, ये कंप्लीट हो जाए 10 साल, यानी कि 10 साल में यहाँ पर उसको अपडेट करना होगा आधार कार्ड के बारे में बातें की जा रही है। तो देखते हैं क्या क्या चलते हैं यहाँ पर। इसरो के द्वारा यहाँ पर पेलोड बढ़ाया जा रहा है, हैवीएस्ट जो रॉकेट है जिसका नाम LVM-3, GSLV Mach 3 का नाम LVM-3 रखा गया था। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल का नाम LVM-3। ठीक है, तो आप लोगों को LVM की फुल फॉर्म बतानी है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो 450 किलोग्राम तक यहाँ पर बेसिकली टेस्ट किया जा रहा है इसको। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पर बेसिकली सेंटर को जो दलित क्रिश्चियन या मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक एफिडेविट फाइल किया गया सेंटर के द्वारा, तो बोले कि दलित क्रिश्चियन और जो मुस्लिम जो एक तरीके से दलित मुस्लिम है उनको एक्सक्लूजन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो शेड्यूल जो कास्ट है उसकी लिस्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर ये न्यूज़ है, तो इसको हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा, उसके लिए एफिडेविट फाइल किया गया। ठीक है, भूपेंद्र यादव जो है उनके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, खासकर किसके बारे में, मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, यानी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पर उसके लिए क्या क्या फायदेमंद हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। खासकर अगर बात करें तो जरूरी भी है यहाँ पर, तो ये अगर चीज़ें रहती हैं तो यहाँ पर उनको फायदा होता है काफ़ी। तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है। ठीक है, इंडिया जो है उसके द्वारा होस्ट किया गया सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मीटिंग जो आप लोगों को देखने को मिली, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यहाँ पर इसको हेड किया गया। क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर आराम से। अगर बात करें सेंटर के बारे में तो एक तरीके से जो मिलेट्स वगैरह हैं उनकी बात की जा रही है, मिलेट्स, और उनके जो वैल्यू एडिट की जाती है, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड जो फूड प्रोडक्ट होते हैं एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बात की जा रही है। आप लोगों से एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, आप लोगों को पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो दालें हैं वो कौन से देश में उगाई जाती हैं, तो आप लोग समझेंगे, आगे डिस्कस करूंगा। 5G सर्विस बेंगलोर और हैदराबाद में लॉन्च की जा रही है। इंडिया और यूएसए के जो सीईओ हैं वर्चुअली मिलकर बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी, और इसी के साथ में जो इनके गिना रायमोंड्स हैं यूएस सेक्रेटरी, तो उनके द्वारा ये बेसिकली मिलकर बात की गई कैसे कि दोनों की कंट्री के रिलेशन जो है उसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर वर्ल्ड साइंस डे जो है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर आप लोगों ने देखा। पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट फ्री ये बेसिकली बैंकिंग सिस्टम की बात की जा रही है 2027 से। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन सी कंट्री जो है वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की बात कर रही है। यहाँ पर ये माना जाता है कि इस्लाम के अंदर में इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना जो है वो गलत है, उसको एक गलत तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। तो इसके चलते यहाँ पर बोला जाता है कि इससे खासकर जो इकोनॉमी है उसको काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है, उस कंट्री की जो अर्थव्यवस्था जो है वो इंप्रूव होती नजर आती है। पर लेकिन ये कंप्लीटली एक इस्लामिक प्रणाली है जो कि पास्ट में फॉलो की जाती थी, जिसमें पाकिस्तान इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। हमें और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या है, हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कंट्री, खासकर संविधान को फॉलो करने वाले हम लोग बेसिकली देश हैं। पाकिस्तान में इस्लाम यानी कि रिलीजन जो है वो संविधान से ऊपर माना जाता है, और जिस देश में रिलीजन संविधान से ऊपर माना जाना लगे वहां पर पर्टिकुलर कम्युनिटी का बोलबाला हो जाता है, वो एक डाइवर्स कंट्री नहीं रह जाती है। वहां पर माइनॉरिटी की हालत आप लोग देखोगे ना, पहले जितनी हुआ करती थी और आज के डेट में क्या खस्ता हालत हो चुकी है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और कई बार आपस में भी लड़ते हुए आप लोगों को नजर आते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन हमारे देश में इतने सारे डाइवर्स लोग रहते हैं और फिर भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं, तो ये पैटर्न आप लोग यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, कौन सा देश इंप्लीमेंट कर रहा है, तो याद रखिएगा। बात की जा रही है कि विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द ग्लोबल प्रोडक्शन। तो बाजरा के बारे में बात की जा रही है कि कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसर है, चाइना, यूएसए, इंडिया या फिर रसिया। सही आंसर बताओ, देता हूं कौन सा सही आंसर देता है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि विच इंस्टीट्यूशन जो है अनाउंस किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट एक्सेलेरेटर फंड, यानी कि IRAF। तो UNEP, CDRI, ISA या फिर WEF। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी आप लोगों से। ये तो टॉपिक आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं। कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है QS रैंकिंग के अंदर में? कानपुर, IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। तो IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, मद्रास, आंसर आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है कि कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? जापान, चाइना, रसिया या फिर इजराइल। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब मैंने आप लोगों से अपनी कंट्री के सिस्टम के बारे में बात की थी तो मैंने आप लोगों को समझाया था उस टाइम पर ये कैसे यहाँ पर चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप लोगों को दूर करना है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा फिर, ठीक है। CSET का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर आंसर दीजिए, फिर आंसर बताऊंगा। तब तक हम लोग बात करते हैं वोल्गा रिवर के बारे में, ठीक है। तो वोल्गा रिवर, ये सारी जो रिवर है ये वो रिवर है जो कि एक देश में नहीं, ये अलग अलग देश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो बात की जा रही है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये बात की जा रही है यूरोप के अंदर में, ठीक है। यूरोप के अंदर में मैंने कई सारी रिवर आप लोगों को बताई। अभी रसिया एक ऐसी कंट्री है जिसको यूरेशियन कंट्री आप लोग बोलते हैं, यानी कि यूरोप के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी है। तो यहाँ पर वोल्गा रिवर आप लोगों के सामने है, लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर में, और ये सिचुएटेड है इन रसिया, ठीक है। तो फ्लो होती है सेंट्रल रसिया से यहाँ पर सदर्न रसिया के होते हुए जाकर कैस्पियन सी में यहाँ पर ये आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। तो इसी रिवर के बारे में बेसिक स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। लगभग 3530 किलोमीटर लंबी ये रिवर देखने को मिलेगी। गंगा रिवर की लेंथ कितनी है लगभग, आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन सी बताता है, ठीक है। पता होना चाहिए आप लोगों को। बाकी क्वेश्चन के आंसर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा ये आज की वोकेबलरीज जो कि जिनके ऊपर सेंटेंस भी आप लोगों को फॉर्म करने हैं, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, कौन सी कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर है मिलेट्स का? तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोगों को जानकर इसके ऊपर गर्व भी होगा कि हमारा देश जो है दुनिया में 41% हमारे देश में है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने शानदार तरीके से, इसीलिए हमारे देश की इकोनॉमी को आप लोगों ने सुना होगा कई बार एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बोला जाता है। तो 41% जो है इंडिया है, इससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट एक्सेलेरेटर फंड के बारे में। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था पूरा का पूरा टॉपिक, ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, कोई भी डाउट आप लोगों के अंदर न रहे। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDRI के द्वारा अनाउंस किया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलेरेटर फंड लाया जाएगा ताकि यहाँ पर चीज़ों को सुधारा जा सके। और इंडिया भी यहाँ पर बेसिकली पार्टनर है। यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में यहाँ पर शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर में यहाँ पर ये चीज़ें अनाउंस की गई और 50 मिलियन का फंड जो है यहाँ पर कमिट किया गया, ठीक है, 5 साल की ड्यूरेशन के लिए। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? CDRI यानी कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डिजास्टर भी आए तो कैसे उसको झेलने के लिए हम लोग ढांचागत विकास करें, उसके ऊपर फोकस है, ओके। किस रैंकिंग में यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि बॉम्बे के द्वारा जो है यहाँ पर टॉप किया गया। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, खासकर अगर बात करें तो इससे पता चलता है कि हमारी लेवल क्या है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। यहाँ पर कई सारी टॉप यूनिवर्सिटी हमारी देखने को मिली। तो IIT बॉम्बे के द्वारा 40th रैंक यहाँ पर वर्ल्ड में टॉप रैंक आप लोगों को नजर आई हमारी, ठीक है। तो बताइए बाइडू किसका है यहाँ पर? ये है चाइना का, ठीक है। इंडिया का और जापान का क्या है वो आप लोग बताइए। जो USA का है आप लोग GPS यूज़ करते हैं, तो ये मैच करने के लिए आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। तो कोई कंफ्यूजन इसके लिए आप लोगों का नहीं होना चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन होगा तो दूर करके ही आगे बढ़ना है। आंसर यहाँ पर सी है, बोथ स्टेटमेंट। तो ये आप लोग देखते हैं, बाकी आप लोगों को कवर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरीज के बारे में। ये 5 के 5 शब्द आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेंगे, आप लोग की आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेंगे। इसी के साथ में NDS CDS SSC बैंकिंग के अंदर आप लोगों को एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, तो वहाँ फायदा पहुंचाएंगे। सबसे पहला शब्द जो है वह एक्विट यानी कि बरी करना, यानी कि फ्री कर देना क्रिमिनल चार्जेस से। कोई भी ऐसी उसके ऊपर एक तरीके से, अब ये गिल्टी नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से यानी कि एक तरीके से उसको एक नहीं फ्री कर देना, एंजॉय करो अब लाइफ को। तो ये बरी करना कहते हैं। कई बार सुना होगा कि जेल से जब रिहा हो रहे हैं तो एक्विट, ठीक है। तो बरी कर दिया उसको, या फिर एक तरीके से नहीं, एक उसको चार्जेस से बरी कर दिया कि अब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये एक्विट वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो आप लोगों के लिए है, ये है वैलिएंट यानी कि बहादुर। आप लोग काफ़ी बहादुर हैं, ब्रेव हैं, फियरलेस हैं, एक तरीके से कोई भी काम आप लोग कर देते हैं तो जिंदगी में।
तो आप लोगों के अंदर करेज है, यानी कि चैलेंजेस लेने से आप लोग नहीं डरते हैं। चैलेंज लेना चाहिए, हमेशा लर्निंग फेज में आप लोगों को रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि बस यार ये चीज़ें नहीं होगी, बस इतना कर लिया मैंने ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ कर लिया, नहीं। हमेशा नई नई चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं, तो हमेशा नए नए चैलेंजेस ले सकते हैं, आप लोग की लाइफ को इंप्रूव करते हुए वो नजर आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, जिसको आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट शब्द जो है यहाँ पर ये है सकर, यानी कि एक तरीके से जब परेशानी में सहायता करना, असिस्टेंट प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, किसी की हेल्प करना, तो ये शब्द आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। जब भी कोई परेशान होता है तो नहीं एक तरीके से उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, तो आप लोगों ने सुना होगा। पर हेल्प करने की जब बात आए तो ये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग हेल्प अपने हिसाब से ही करें, यानी कि आप लोगों की हेल्प की वजह से आप लोग या फिर आप लोगों का परिवार जो है वो दिक्कत में पड़ जाए, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये शब्द जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है ट्रोव। ट्रोव मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं निधि बोल सकते हैं, एक तरीके से किसी चीज़ का भंडारण आप लोग बोल सकते हैं, एक्यूमुलेट करना किसी चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वैल्यूएबल थिंग को एक जगह इकट्ठा करके रखना, तो ये भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये शब्द यूज किया जाता है ट्रोव, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग बोल सकते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है कि काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, तो ग्रिम यानी कि विकट यानी कि गंभीर समस्या होना, तो ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उदास होना। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं आने वाले टाइम में, नहीं कि एक आप लोगों ने सुना होगा ये वक्त भी गुजर जाएगा। रियलिटी है यार जिंदगी, आप लोगों का अच्छा बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है। जिंदगी बस जीते रहो, आराम से टाइम पास हो जाता है, पर लेकिन जो टाइम रहता है वो बुरा वाला, वो आप लोगों को झेलना है उस टाइम पर, वरना दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है। इंपॉर्टेंट आंसर काफ़ी शानदार तरीके से दिए गए यहाँ पर बेसिकली मीसा के द्वारा। तो ये शानदार तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मैंने बोलता ना कि अपने नाम के सामने लगा लेना, जो भी बनना चाहते हैं आप लोग ज़िंदगी में। तो ये बहुत सारे बच्चों ने अपने नाम के सामने लगा रखा है इस तरीके से टाइटल। ये इससे आप लोगों के अंदर उसको देखा करो, फील किया करो डेली थोड़े टाइम के लिए, ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। तो इससे आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो यहाँ पर कई सारे बच्चों ने आंसर दिया और कई सारे बच्चे आंसर नहीं दे पाए। ये है डॉक्टर के राधाकृष्णन, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बेसिकली चेयर पर्सन है बोर्ड ऑफ द, जो एक तरीके से गवर्नर IIT कानपुर के, तो उनके चेयरपर्सन है यहाँ पर। ये हायर एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए यहाँ पर बेसिकली एक कमेटी बनाएगी, उसके हेड है ये। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन सकता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। और जो वीडियो मैंने बोला है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप लोग यस बोलोगे तो वो काफ़ी गंभीर वीडियो है, उसको देखकर डर मत जाना आप लोग, ठीक है। तो टेलीग्राम पर यहाँ पर शेयर कर दूंगा, बाकी PDF भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। इसी तरीके से कनेक्ट रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा। और खुश रहना सीखो यार थोड़ा सा। खुश कब रहोगे? जब डिसिप्लिन में रहोगे। डिसिप्लिन में कब रहोगे? जब अपना पहले से ही शेड्यूल तैयार कर लोगे कि आज क्या करना है। तो जिंदगी जीने में तरीका आप लोगों को खोजना है और वो मिल जाएगा अगर आप लोग एफर्ट डालोगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फीडबैक जरूर दे दिया करो, ओके।